Thank you, Satish ji, to provide me an opportunity. And why नहीं आ रही? अच्छा ये रहा आवाज आ रही है? थैंक यू। So, respected my friends, I hope all of you are swasth, mast and jabardast. So people who are sitting behind, I request them to come forward. फैमिली है, बात भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, इंटरेक्ट भी करेंगे। आ जाइए आगे, काफ़ी सीट खाली हैं, प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए आगे, प्लीज़ आप भी आ जाएं। देखिए बात भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, इंटरेक्शन भी करेंगे, तभी मज़ा आएगा। वन वे स्पीकिंग में क्या है, प्लीज़। तो आज जैसे कि हमें स्टार्ट करना है कैपिटल गेन के ऊपर, तो छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं हम कैपिटल गेन कितना समझते हैं। मैंने प्रॉपर्टी बेची, 22-23 में पैसे आ गए, 23-24 में पोजीशन मिल गया, 24-25 में रजिस्ट्रेशन हो गया। किस साल में मैं कैपिटल गेन ऑफर करूंगा? 22-23, 23-24, 24-25। 22-23 तो पैसे आ गए, प्रॉपर्टी हमने 24-25 में ट्रांसफर करी, 22-23 से पैसे आए, 23-24 से पोजीशन मिला, 24-25 से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, रजिस्ट्रेशन हुआ प्रॉपर्टी का। तो किस साल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो, मतलब कैपिटल गेन ऑफर करूंगा मैं? 22-23 में, 23-24 में, 24-25 में? 24-25 में करेंगे। 24-25 में, ठीक है सर। एनी अदर व्यू? अभी AIS को भूल जाइए, TIS को भी भूल जाइए, लो पे बात करते हैं। लो क्या कहता है? पोजीशन पे कहता है, पोजीशन पे कहता है, पोजीशन पे कहता है। तो मेजॉरिटी व्यू पोजीशन मानूं या रजिस्ट्रेशन? ट्रांसफर का व्यू क्या होगा? रजिस्ट्रेशन तो एक पार्ट ऑफ ट्रांसफर है, ट्रांसफर किसको? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी तब ट्रांसफर माना जाएगा, ना कि पोजीशन में। हम लोग जनरली कंफ्यूज जाते हैं सेक्शन 247 पार्ट 5 से, जहाँ पार्ट पोजीशन की बात करता है। असल में वो कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को रेफर करता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में 2001 में चेंज आ गया है। वो कहते हैं अब तक प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट इस पर आ चुके हैं कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। द ईयर ऑफ ट्रांसफर इज द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। और जितनी प्रॉपर्टी पावर अटॉर्नी पे खरीद रहे हैं, किस पे खरीद रहे हैं, वो सब नल एंड वाइड है, उनकी कोई लीगल इंपॉर्टेंस नहीं है। जब तक आप रजिस्ट्री नहीं कराओगे सेल नहीं मानी जाएगी, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। रिमेंबर, पावर अटॉर्नी की प्रॉपर्टी उनको सेल करने पे क्या होएगा सर? वो अदर इनकम मिलेगा? नहीं सर, इनकम टैक्स के अंदर में बात करता हूँ कैपिटल गेन है, बट रियल सेंस के अंदर आप देखें तो वो ट्रांसफर ही नहीं है। एक्चुअल में तो ट्रांसफर नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकल तो आपको ऑफर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो एक अलग लिटिगेशन है। कई जजमेंट के अंदर जहाँ डिमांड करे पावर अटॉर्नी के बेस पे थी, तो हाई कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया उसको डिमांड को इफेक्ट देने में। कोई डिमांड हो नहीं सकती, जब पावर अटॉर्नी पे है तो ट्रांसफर ही नहीं है।
ये जो अपार्टमेंट को देखने को अलग फर्स्ट कॉलोनी में जो है, हाँ इस समय दिल्ली में सारी प्रॉपर्टी जो 50% लेवल फर्स्ट कॉलोनी की है, हाँ। तो लोग को और कॉलोनी में ही वो सब गड़बड़ करें। और कॉलोनी में रेस्पेक्ट नहीं होती है, पानी जो है जेल बच्चे का डिपेंड उस पर करते हैं लोग, कोई- उसमें ज़्यादा है कि ये कर लेते हैं सेकंड हैंड के हिसाब से उसकी वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कोई वैल्यू नहीं। पावर टर्नी में सेल है तो हम डिक्लेयर ना करें। सर मैं तो कहूँगा, देखो प्रैक्टिकल तो डिक्लेयर करने को कहूँगा, बट लीगली दैट इज नॉट ए ट्रांसफर। लीगली तब जब सेलर अड़ जाएगी, नहीं मैं मेरी प्रॉपर्टी मुझे कब्जा करना है। देखो वो एक अलग चीज़ है। मैं इनकम टैक्स के एंगल से बात कर रहा हूँ, मैं अभी सिविल लॉ में नहीं जा रहा हूँ। ट्रांसफ़र कब माना जाएगा? इनकम टैक्स के एंगल से जब ट्रांसफ़र है, पावर अटॉर्नी की रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आपके पास केस आया है, आप ऑफर करोगे, बिना रिपोर्ट करना भी सही नहीं है, अदरवाइज दैट इज नॉट ए ट्रांसफ़र। टीडीएस पे काट लेते हैं तो आपकी मानो पर कौन से जब पावर अथॉरिटी पर है तो सर TDS से कोई ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। जो बायर है, अगर सपोज पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर है और बायर को सारे राइट्स मिल रहे हैं, चलो यूज करने का, वो उसमें एंजॉय भी कर रहा है, ट्रांसफर भी कर सकता है, कल गवर्नमेंट आगे कभी भी उसको तोड़ सकती है, वो अलग बात है, तोड़ सकती है। क्योंकि वो ट्रांसफ़र ही नहीं है। लेकिन मेरे पास एक टाइटल है, मेरे पास डिफेक्टिव है, ठीक है, मेरे पास एक टाइटल डिफेक्टिव आया, लेकिन मैंने सामने वाले को पेमेंट करके प्रॉपर्टी दे दी, तो सामने वाले को डिक्लेयर करेगी तो उसके हाथ से तो सारे मैं देखो एक बात हूँ, मैं दो चीज़ समझाना चाहता हूँ। एक प्रैक्टिकल एक लो है, लो कहता है ये ट्रांसफ़र नहीं है, वो तो लीगल एंगल हो गया, टाइटल नहीं है ना। अब प्रैक्टिकल ये है भाई, आपके पास क्लाइंट आया है तो आप ऑफर करो, क्योंकि अन्य से एक अलग लिटिगेशन शुरू हो जाएगी अदरवाइज। बट लॉफुली यदि आपको पूछो किसी में ईयर ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, तो जब रजिस्ट्रेशन है तब है, पोजेशन पे या पेमेंट पे ट्रांसफ़र नहीं है। आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस कंसेप्ट। सेकंड चीज़ जनरली वहाँ जंग में आती है, यार एक कैपिटल रिसीप्ट टैक्सेबल नहीं है, या ये कैपिटल गेन है ट्रांसफ़र टैक्सेबल है, इसका क्राइटेरिया क्या है? हाउ वी जज इट? एनीवन? कैपिटल ऐसा होनी जरूरी है। एक एग्जांपल हम लेते हैं जो आए दिन आप फेस भी करते हो। आपका एक क्लाइंट है, उसने बिल्डर का प्रॉपर्टी बुक कराई, बिल्डर ने उसे पोजीशन नहीं दिया, 10 साल तक केस लड़ा, फिर कोर्ट ने कहा ठीक है आपने 50 लाख दिए थे रिस्ट्रिक्शन टाइम पे, आप 12% के हिसाब से 20% इंटरेस्ट दोगे, वरना 50 लाख आप 1 करोड़ मिलेंगे। अभी 1 करोड़ को आप कैसे बुक करोगे अपनी बुक्स के अंदर? 194A के अंदर आपको इंटरेस्ट मिला 50 लाख का, 50 लाख ओरिजिनल वैल्यू थी, आप इसे अपनी बुक के अंदर कैसे बुक करोगे? सर जो इंटरेस्ट मिला वो तो इंटरेस्ट इनकम में ले लेंगे, ठीक है, और जो 50 लाख रुपए वो कैपिटल रिसीट में आएगा। ठीक है। और एनी अदर व्यू? पहले तो कैपिटल गेन जो कैपिटल एसेट, अब जो अमेंडमेंट है वहाँ एसेट्स वर्क कर दिया गया है, तो अब वो कैपिटल गेन है। आप कह दो 50 लाख कैपिटल गेन आएगा आपका, ठीक है। एनी अदर व्यू? ना ये कैपिटल गेन है, ना ये इंटरेस्ट है, ये कंपनसेशन है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो आपको पोजीशन से नहीं मिला, जो उसका आप एंजॉयमेंट नहीं कर पाए 50 लाख रुपए, इट्स ए कैपिटल रिसीप्ट नॉट टैक्सेबल। टोटल 1 करोड़। हाँ, 50 लाख तो आपको वापस मिला है, जो 50 लाख एक्स्ट्रा है दिस इज नॉट टैक्सेबल। यहाँ दिक्कत आएगी सिर्फ CIT अपील ITO पे, क्योंकि वो 50 लाख पे TDS काट देगा 194A के अंदर, तो ITO का मैं एडिशन करूँगा, CIT अपील का मैं करूँगा। ITAT हाई कोर्ट इसमें रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि इसे कैपिटल रिसीट फॉर द हरासमेंट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, तो ये टैक्सेबल नहीं है। आपने सही कहा, जब तक कैपिटल एसेट्स इन्वॉल्व ना हो तो वो कैपिटल रिसीट बनेगा, कैपिटल गेन नहीं बनेगा, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस थोड़ा बैकग्राउंड के साथ थोड़ा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कैपिटल गेन के बारे में, हम चैप्टर पे आते हैं। ये जो आपने प्रिंटर मान लो 1 करोड़ का 50 लाख के बदले, और मान लो कि मैंने कराया, और फिर कराने के बाद अपनी स्टेटमेंट होने के बाद मैं ट्रांसफर कराया तो बोल रहा है दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दिया, वो तो फिर वो कैपिटल गेन है, वो तो कैपिटल गेन है, वो तो आपको एक राइट मिला, राइट आपने बेच दिया। आपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसका रजिस्टर्ड तो कहीं नहीं नहीं सर, ये टाइप मैंने आपको एक बात और भी कही थी, एक्चुअली डॉक्यूमेंट तब रजिस्टर्ड होता है जब प्रॉपर्टी बन जाती है। अभी वो प्रॉपर्टी बनी नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी आपका राइट इन प्रॉपर्टी है, इसलिए वो उसके थ्रू होगा। जब वो प्रॉपर्टी बन जाएगी, आपको पोजीशन मिल जाएगा, उसके बाद जो आप सेल करोगे वो थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करोगे, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है सर, यहाँ से बैकग्राउंड शुरू हो गया।
ये जो मेरी पावर टोनी प्रेजेंटेशन है ये काफ़ी बड़ी है, मैं हर चीज़ को टच नहीं करूँगा, लेकिन एक रेफरेंस के रूप में है। आपको पता करना 50C का इक्विवेलेंट सेक्शन क्या है। जस्ट आप फाइंड 50C डालेंगे इक्विवेलेंट सेक्शन आ जाएगा। 47V जो सेक्शन था उसका इक्विवेलेंट सेक्शन क्या, आप 47V डालो, टाइप फाइंड, आपको इक्विवेलेंट सेक्शन आ जाएगा। मैं इसमें जो रेलेवेंट चैप्टर्स हैं वही आपके लिए लूँगा जहाँ चेंज आया है। नाउ वी शैल गो अहेड। हाँ ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं जिनके सेक्शन चेंज हो गए हैं। पहले मैंने दे रखा है आपको, यहाँ खड़े हो जाते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। कैपिटल गेन हमारे सेक्शन है, कैपिटल गेन सेक्शन 45 जो हम पढ़ते भी हैं। सेक्शन 2 to 24 उसमें कहता है आपकी इनकम क्या है, सेक्शन 45 है। वो 46 को नहीं कहता, 46A को नहीं कहता। 46 क्या है, लिक्विडेशन के ऊपर जब कंपनी के हाथ में कैपिटल गेन आता है शेयर होल्डर के हाथ में, और 46A क्या है, बाईबैक ऑफ शेयर पे जो होता है। तो क्या इन पर टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि तो इनकम ही नहीं है सेक्शन 224 के अंदर मेरी। लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? अगर इसमें दो व्यू हैं, एक व्यू कहता है नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये इनकम ही नहीं है। सेक्शन 224 जो आज की डेट में 249 है। एक सेक्शन ही कहता है कि भाई सेक्शन 45 ट्रांसफर सेक्शन है, ये कंप्यूटेशन मैकेनिज्म है। यदि एक कंप्यूटेशन मैकेनिज्म है तो मुझे फिर जो भी गेन होगा बाईबैक पे लिक्विडेशन में कंपनी के, उसका मुझे बेनिफिट 54, 54B, 54F में मिलना चाहिए। फिर 45 कहता है सब्जेक्ट टू 54, 54F। क्लियर है यहाँ पे? आगे चलते हैं। सेक्शन 45 इक्विवेलेंट होती है सेक्शन 67 के। मैं इसको नहीं पढ़ रहा, जो रेलेवेंट हो कोई पार्ट पढ़ूंगा मैं आपको। मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से। जब भी आप कोई सेक्शन ये डालेंगे आपको पहले सेक्शन आ जाएगा फाइंड में जाके। सेक्शन 45 के अंदर जब हम पहले 45 पढ़ते थे वो कहते थे जब आप इन्वेस्ट करते हो 54, 54B, D, E, EA, EB, F, G, H तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इसमें दो सेक्शन मिसिंग थे, 54EC एंड 54GA। 54EC कहता है आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और GA कहता है यदि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्ट करती है तो। लेकिन अब 54EC का बेनिफिट हम सब ले रहे थे और गवर्नमेंट भी AOB मना नहीं कर रहा था। अब जो नया एक्ट है उसके जो इक्विवेलेंट सेक्शन है 85 एंड 88 है वो इसमें इंकॉर्पोरेट हो गए हैं, तो इससे वेलकम चेंज। अब हम ये बात करते हैं GDA की, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इसमें कैसे होता है, मालूम है मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने बिल्डर को दी, मैंने कहा यार इस प्रॉपर्टी को 4 बना दे फ्लोर, 3 मुझे दे दे, 1 तू रख ले और मुझे 1 करोड़ रुपये दे दे। ऐसे होता है ना GDA, ठीक है। अब सवाल ये होता है क्योंकि बिल्डर ने मुझसे प्रॉपर्टी दी है, 25% एरिया में उसको बेच रहा हूँ, तो क्या मेरा TDS कटेगा? वो मेरा TDS काटेगा 1%। बाई की लायबिलिटी है 194IA में, है या नहीं है 1% TDS काटने की? है तो TDS काटेगा मेरा? TDS काटना चाहिए। प्रैक्टिकली नहीं काटता, प्रैक्टिकली नहीं काटता। प्रैक्टिकली तो रजिस्ट्री में आता है जिसको बेच रहा है। पहला अग्रीमेंट उसका मेरे साथ होता है GDA का, नहीं काटता। इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है 194IC। इसमें 2 कंपोनेंट है जैसे मैंने आपको दिखाया, एक मुझे लमसम मिला 1 करोड़ रुपए, और एक क्या मिला मुझे 3 फ्लोर कंस्ट्रक्ट होकर मिले। मेरा कंसिडरेशन क्या हो गया, स्टैम्प वैल्यू ऑफ 3 फ्लोर, मार्केट वैल्यू प्लस 1 करोड़ रुपए, मुझे 2 चीज मिली, सम प्लस काइंड। 194IC स्पेसिफिकली यूज करता है सम से। वो कहता है इन सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन आपका जो TDS कटेगा 10% कटेगा सम के ऊपर। 194IC कभी किसी ने पढ़ा है? शायद नहीं किया होगा ध्यान, एक्ट में पढ़ लेना। 194IC से डील करता है या जो भी बिल्डर है वो 10% TDS काटेगा, ठीक है। अब सवाल सेकंड उठता है कि क्या जो मुझे काइंड में मिला है उसमें TDS कटेगा? इसमें क्वेश्चन मार्क था, क्लियरिटी नहीं थी। 194IA तो 194IC ओवरराइड करता है 194IA को टू द एक्सटेंट ऑफ सम ऑफ मनी, लेकिन काइंड की तो बात नहीं कर रहा। और 194IA भी काइंड वर्ड यूज नहीं करता, पर एक डिस्प्यूट था। तो जो नया एक्ट आया है 2025 उसमें स्पेशली लिखा है
कि जिन ट्रांजेक्शन के अंदर 10% टीडीएस कट जाएगा उसके अंदर 194 आई है जो करंट सेक्शन है उसका वो अप्लीकेबल नहीं है। तो अब बिल्डर से 10% काटेगा, डाउट खत्म किया जा चुका है 2025 एक्ट के अंदर। तो 10% सर जो कैश कैश कंपोनेंट है उस पर कटेगा, और काइंड पे नहीं होएगा इसमें भी? काइंड पे नहीं कटेगा, काइंड पे नहीं कटेगा। 194 आई है 393(1) टेबल सीगल 3(1) के अंदर, और 194 आईसी है 393(1) सबसेक्शन 1 टेबल के अंदर सीरियल नंबर 3 आइटम नंबर 2 के अंदर है। तो नोट में लिखा हुआ है कि जहाँ पे 393 टेबल 3 आइटम नंबर 2 अप्लीकेबल है वहाँ पे 1 अप्लीकेबल नहीं होगा, क्लियर लिख दिया मैंने। अब दूसरा क्वेश्चन और भी आ रहा है मेरे सामने, मैंने अपनी प्रॉपर्टी थी बनाने को, 194M क्या कहता है? 194M याद है? थोड़ा नहीं याद है। यदि आप किसी से पर्सनली प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराते हो तो आपकी ड्यूटी नहीं टीडीएस काटने की, या कोई प्रोफेशनल फी पे करते हो? मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं अपना घर किसी को देता हूँ कंस्ट्रक्ट कर दे, 50 लाख से ऊपर वैल्यू है, मेरी टीडीएस काटने की ड्यूटी बनती नहीं बनती? 194M में है, या प्रोफेशनल फी पे करता हूँ, टाइम बेस्ट होता है पर 10 नंबर की जरूरत नहीं होती। तो क्या मैं जब बिल्डर को दे रहा हूँ ये प्रॉपर्टी तो क्या मुझे काइंड में मिला, मुझे टीडीएस काटने की जरूरत है? क्योंकि बिल्डर भी तो काइंड में मैं उसको अपना 25% शेयर बेच रहा हूँ, या वो मैंने कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मुझे कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है वो, तो कंस्ट्रक्शन में टीडीएस तो उस पोर्शन पे काटेगा जहाँ वो मुझसे परचेज कर रहा है। मैं टीडीएस काटूंगा क्या जब मुझे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है 3 फ्लोर मेरे को? जो मुझे 3 फ्लोर कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है 194M यही तो कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी पर्सनली कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराऊंगा तो मैं टीडीएस काटूंगा, कहता है नहीं कहता है? कहता है ना सर, उस सेल कंसेशन अलग चीज़ है। मैं उससे कह रहा हूँ मेरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर दे, मैंने उसे कैश में नहीं दिया, उसने कहने मुझे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके दे दी 3 फ्लोर, या टीडीएस कटेगा इसके ऊपर? अभी आप सब ये कॉन्ट्रैक्टिंग रिलेशनशिप है, वो मैंने कंस्ट्रक्ट कर रहा है प्रॉपर्टी से, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे तो नहीं कटेगा ना सर? क्यों नहीं कटेगा? जॉइंट डेवलपमेंट मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ बनाने के लिए, हाँ अगर बिल्डर खुद परचेज करके बना के दे रहा है। सर, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी बनाने को देता हूँ, 194 वही अप्लीकेबल है जहाँ मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराता हूँ। हाँ, यही इशू है कि पेमेंट या कैश में नहीं है या काइंड में कंस्ट्रक्शन मिल रहा है मुझे। यदि मैं कैश देता उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो टीडीएस करता। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जस्ट रिफ्रेश कर रहे अपनी मोबाइल को। इसका जो पहला सेक्शन है टेबल 193(3)(1) टेबल 6(2), तो मैंने आपको मोटा मोटा इसका बता दिया क्या चेंज है, वो बता दिया, और इसका एक आइडिया भी दे दिया कहाँ टीडीएस कटेगा कहाँ नहीं कटेगा और क्या चेंज है। सब सेक्शन 45(2)(a) वो ये कहता है यदि मेरे शेयर डीमैट में पड़े हुए हैं तो मैं कैसे अपनी कंप्यूटेशन ऑफ गेन करूंगा। वो कहता है मैं फीफो मेथड फॉलो करूंगा कि जो डीमैट में पहले शेयर आए मैं उनकी कॉस्ट लूंगा और जो मैंने को सेल कंसिडरेशन मिला उसमें से घटा के अपना कैपिटल निकालूंगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है सर। तो वो मेरा गेन जो निकलता है अभी कहता है 45(2)(a), चाहे वो लिस्टेड शेयर्स हों चाहे वो अनलिस्टेड शेयर हों, जो भी डीमैट के अंदर है फीफो बेस पे मैं उनकी कैलकुलेशन करूंगा, बेचता जाऊंगा फीफो पे कैलकुलेट कर जाऊंगा। अब इसका पहला नया सेक्शन है 45 सबसेक्शन 7 और 67 सबसेक्शन 7। यहाँ ये डीमैट की बात करें सब लिस्टेड शेयर की। यदि लिस्टेड शेयर को मैं बेचूंगा तो मैं फीफो लगाऊंगा, वो अनलिस्टेड शेयर के लिए फीफो मेथड की बात नहीं करता। अब इसके अंदर हमने रेफर किया सेक्शन 2101B। सेक्शन 2101B के अंदर क्या आता है? सिक्योरिटी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड जीरो कूपन फंड। अनलिस्टेड शेयर नहीं आते। अब क्योंकि अनलिस्टेड शेयर नहीं आते तो मेरी मर्जी है जो मेरे लिए फेवरेबल है मैं उसको फॉलो करूँ, चाहे मैं अनलिस्टेड फीफो फॉलो करूँ चाहे मैं लीफो फॉलो करूँ, इट्स अप टू मी। क्लियर? चाहे वेटेड एवरेज फॉलो करूँ।
ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी लिक्विडेशन सेक्शन 68, 46 से 68 हो गया। कैपिटल गेन ऑफ परचेज बाय द कंपनी ऑफ ओन शेयर, बायबैक ऑफ शेयर था जो पहले 46A था, अब 69 में कन्वर्ट हो गया। ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर नहीं मानी जाएंगी, सेक्शन 47 था और वो सेक्शन 70 हो गया है। यहाँ पर ये पहला सेक्शन है सर, इसके सारे ये आप देखो कहाँ तक आ गया। 1M R T U V W X Y Z Z A Z B, ये लगता है काम प्रॉपर कर नहीं रहा। Z C Z D Z E Z J Z I Z K Z N के डेफिनेशंस हैं जो पैरेलल दे रखी हैं। हाँ, अब जो चेंज है वो बात करते हैं। सेक्शन 47 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ये कहते हैं कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है तो उनसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। फिर 47 ये कहता है कि यदि सब्सिडी होल्डिंग का रिलेशन 8 साल तक रहता है और सब्सिडी उसको 8 साल तक एडिटिव कैपिटल एसेट रखेगी तो हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है, अब लोग क्या करते थे, मैंने होल्डिंग ने एज ए होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को कैपिटल एसेट दी, लेकिन सब्सिडी उसको रिसीव करते हैं स्टॉक इन ट्रेड, तो कन्वर्शन तो हुआ ही नहीं। तो इसके द्वारा क्या हो रहा था, मैं कैपिटल एसेट्स को एज ए स्टॉक सेल ट्रांसफर कर रहा था और उसमें टैक्स नहीं लग रहा था। तो उस लूपहोल को कवर करने के लिए गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेके आई थी कि नथिंग कंटेन इन क्लॉज 4 और क्लॉज 5 शैल अप्लाई टू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स मेड आफ्टर 29th डे ऑफ फरवरी 1988 एज स्टॉक इन ट्रेड। यानी कि आप कैपिटल एसेट्स को एज स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करोगे तो हम इसको फिर ट्रांसफर मानेंगे और इसको टैक्स करेंगे। क्लियर यहाँ पे? अब वापिस हम यहाँ पे आते हैं 2 मिनट। अब हम वहीं पे वापस आते जहां पहले चले थे। अब ये क्या कह रहे हैं, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 67 shall not apply to transfer of a capital asset not being stock in trade by a company to subsidiary company। यानी कैपिटल एसेट जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, तो ठीक है सर, मैं तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, अब मेरी सब्सिडी उसको स्टॉक इन ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो इट मीन्स जहाँ से मैं स्टार्ट हुआ था अब मैं वहीं पहुँच गया। यानी कि यदि कैपिटल एसेट को मैं ट्रांसफर करता हूँ और सब्सिडी एज स्टॉक इन ट्रेड रिसीव करेगी तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और हम ऐड करते हैं, मान लो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी को एसेट दी, होल्डिंग कंपनी खरीदी एसेट 1000 रुपये की, सब्सिडी को दी 10,000 रुपये की, अब सब्सिडी ने उससे आगे बेची 50,000 रुपये की, तो सब्सिडी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, क्योंकि ट्रांसफर था ही 10,000 का, तो 50,000 माइनस 1,000 रुपये जो मैंने ओरिजिनल खरीदी थी वह कॉस्ट ऐसे निकालोगे 49 में। 49 में कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। मैंने खरीदी 1,000 रुपये की, दी 10,000 रुपये की, सब्सिडी ने भेजी 50,000 की, तो 50,000 माइनस 1,000, सब्सिडी में कितना टैक्स लगा 49,000। क्लियर? अब जब मैं नए एक्ट के अंदर आता हूँ, सेक्शन 49 का इक्विवेलेंट है 73। ये जो ट्रांजिशन प्रोविजन है कई जगह प्रॉपरली हैंडल नहीं हुए, तो उन्होंने कहीं भी 73 में ये नहीं कहा कि ये आपने कोई एसेट इनकम टैक्स 1961 के अंदर एक्वायर की है जो ट्रांसफर नहीं मानी गई है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, दे हैव नॉट हैंडल्ड इट। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो होल्डिंग ने सब्सिडी को 2024 में कैसे ट्रांसफ़र करी 1,000, जो 1,000 की थी 10,000 ट्रांसफ़र करी, सब्सिडी ने 2027 में उसको बेची 50,000 रुपये की, तो सब्सिडी की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 10,000 होगी, 1,000 रुपये नहीं होगी। क्योंकि सेक्शन 73 विच इज इक्वल टू 49 वो इस ट्रांजिशन प्रोविजन से हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसको डील नहीं कर रहा है, वो कहीं भी रेफर नहीं कर रहा कि एसेट्स एक्वायर्ड अंडर द इनकम टैक्स 1961 उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये मानी जाएगी।
क्लियर ये पॉइंट? कोई डाउट है तो बताइए सर, आगे चलते हैं। अभी क्या था, अगर आज कोई फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये है कि भाई 50% शेयर होल्डिंग कम से कम कंटिन्यू रहनी चाहिए, सारी एसेट्स लायबिलिटी वहाँ ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले जो लैंग्वेज थी वो ये थी, नीचे रेड में पढ़ रहा हूँ, द एग्रीगेट ऑफ द शेयर होल्डिंग इन द कंपनी ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म is not less than 50% of the total voting power in the company and their shareholding continue to be as such. अब क्या हुआ कि जब फर्म कंपनी में कन्वर्ट हुई तो मान लो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनको 76% होल्डिंग मिली और रिमेनिंग जो नए पार्टनर है 24% को दी हमने। और सवाल ये उठता है कि अब अगले 5 साल तक जो ये 76% शेयर होल्डिंग है शुड कंटिन्यू और 50% पे भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या आता है, इज नॉट लेस देन 50%, 50% तो कम है नहीं, 76% है, एंड ऑफ द वोटिंग पावर एंड देयर शेयर होल्डिंग कंटिन्यू टू बी एज सच। एज का मतलब 50% रहनी चाहिए या 76% रहनी चाहिए, इसमें डाउट था, क्लियरिटी नहीं थी। मैं इसके अंदर ने बहुत साफ कह दिया। इसका पहला सेक्शन है 47 का ZB का 4 क्लोज, द एग्रीगेट ऑफ द शेयर होल्डिंग, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, of the partner in the company knows that 50% of total voting power and such shareholding continue to be knows as 50%, यानी 25% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब फर्म कंपनी बनी तो उस टाइम एग्जिस्टिंग पार्टनर की शेयर होल्डिंग 76% थी, 5 साल तक 50% भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम थी या डाउट थे वो खत्म कर देगा। क्लियर है भाई? चलिए, विड्रॉल हो जब सर्टन केसेस मैं इसको नहीं दे रहा हूँ। एक 112 में एक चेंज आया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम भी फेस करेंगे। 2024 के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी, जब जुलाई के अंदर एक्ट आया था कि भाई आप कोई भी एसेट बेचोगे तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, आप सिंपली 23 जुलाई 2024 के बाद। क्लियर है सब पॉइंट सबको? तो यानी कि जब आप एसेट बेचोगे सिंपल आप जो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो लो, सेल कंसिडरेशन लो एंड 12.5% टैक्स पे कर दो। हम 20% टैक्स भी नहीं मांग रहे। तो इसमें कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, बोले हमने तो प्लानिंग उस हिसाब से की थी, इंडेक्सेस का माइंड में चाहिए। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया इंडिविजुअल को और HUF को, सब लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, कि यदि इन लोगों ने 23 जुलाई 2024 से पहले लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर की है और उसके बाद ये बेचते हैं तो एक्सेस टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कंप्यूटेशन गेन के अंदर कोई बात नहीं कही, कंप्यूटेशन गेन तो एज इट इज ही होगा, लेकिन यदि एक्सेस टैक्स बनता है उसका वो पे नहीं करना पड़ेगा। एक्सेस टैक्स कैसे? पहले आप नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे 12.5 के हिसाब से, पहले कैलकुलेशन करेंगे 20% इंडेक्सेशन लगा के, और वो कैलकुलेशन यदि ज़्यादा बनती है तो वो प्लेस में घट जाएगा। दैट इज द बेनिफिट दे आर इंटेंडिंग टू गिव। अब इसमें एक सवाल ऐड हुआ, मैंने एक प्रॉपर्टी बेची 24-25 के अंदर बेच दी, दिसंबर 24 में बेच दी एक्ट आने के बाद, मैंने उसको कैपिटल गेन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करा दिया, ठीक है, 3 साल तक कर सकता हूँ। 24-25 का किस्सा है, 25-26, 26-27, 27-28 तक मेरे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब टैक्स लगेगा स्टेटस में आपने, तो टैक्स किस रेट पे लगेगा? 20% पे लगेगा। एग्री सब लोग सब एग्री करते हो? सर यहाँ गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया, उन्हें ट्रांजिशन प्रोविजन में इसको जिस तरह से हैंडल किया, कहीं ऐसा नहीं का 20% दिया। इसका जो पहला सेक्शन है 197 है, वो कहता है यदि आपने यूज नहीं किया तो आप 12.5% टैक्स दोगे। और जो गवर्नमेंट ने FAQ भी इशू किया है कर सेतु के नाम से, उसमें भी यही बात कही गई है। तो आपने इवन उस टाइम इंडेक्सेशन के हिसाब से कैपिटल गेन कैलकुलेट किया था, बट यदि आप 3 साल तक उसको यूज नहीं करते हो
तो इसलिए साल में आप 12.5% टैक्स पे करोगे, 20% नहीं पे करोगे। क्लियर सर? कोई डाउट यहाँ पे? यहाँ बच्चे भी कहे नए नए सीए बने लगता है। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट हो यू आर वेलकम। आप आगे आगे बैठे, बल्कि आप लोगों को आगे बैठना चाहिए। कोर्स विद रेफरेंस टू सर्टेन मोड ऑफ एक्विजिशन, मैंने बताया 49 इक्वल टू 73 हो गया। For computation of capital in case of depreciable assets, अब यहाँ पे एक चेंज आया है। सेक्शन 54 जो 82 में कन्वर्ट हो गया है। मान लो एक क्लाइंट है आपका, उसकी एक अच्छी खासी फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में उसने क्वार्टर बना रखे स्टाफ के लिए, उसे 5% डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं हम लोग। क्लियर? अब आप में से इसको यदि मैं बाद में बेचता हूँ तो सेक्शन 50 क्या कहता है? इट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है ना? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल माना जाएगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल उठा क्या 54 का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे? तो आप में से किसी ने कहा, उनको समझ थी, उन्होंने कहा माय लॉर्ड सेक्शन 54 कहता क्या? पहले ये पढ़ो आप। वो कहता है द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स की बात करता है, वो गेन की बात नहीं करता। सेक्शन 248 242 ये नहीं कहता कि मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मानूंगा। डीमिंग फिक्शन का रोल डीमिंग फिक्शन तक सीमित है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान रहे हो, और ये असेसमेंट 3 साल से ऊपर रख रखी है। तो जब ये मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो मुझे 54 का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस बेस पे काफ़ी ट्रिब्यूनल जजमेंट्स आए, सबने कहा यस मिलना चाहिए, और मिलता आ रहा था। अब इसको अमेंड कर दिया। अब इनमें क्या क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर कैपिटल एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। अब गेन तो शॉर्ट टर्म है आपका, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब हम बिल्डिंग में 5% हम लेते हैं, sorry 10%, we are claiming it only on the building portion, we are not claiming on the land portion. So why shouldn't be treated as short-term capital? मैम जो सेक्शन 54 है वो डीमिंग फिक्शन है, उसने इसको मांगा हुआ है। मैं नहीं ट्रीट कर रहा हूँ, सेक्शन 50 ट्रीट कर। Legal solution ये है कि बिल्डिंग में 10% depreciation claim ना किया जाए। देखो अगर आप नहीं क्लेम करोगे तो मिल जाएगा आपको जब बेचोगे, ठीक है, लेकिन अब बेचोगे ऑटोमेटिक है ना, चाहे आप क्लेम करो या ना करो। हाँ वो माना जाएगा। लेकिन मैडम ने बहुत प्रैक्टिकल बात कही है कि अगर मैं जब अपनी बैलेंस शीट भी तो फिर आप लैंड क्लासिफाई करते हो बिल्डिंग, आप फिर उसमें काम कर सकते हो कि जब आप सेल करोगे तो उसके 2 भाग कर लो, ठीक है ना, 2 भाग करके उसके 2 भाग करके आप उसको दोनों को अलग सेल दिखाओ। शेयर डीड में दोनों को अलग कुछ कोटेशन दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं, ठीक है। क्लियर सर? बहुत अच्छा मैंने में क्वेश्चन रेज किया और सबको क्लियरिटी आ गई इसके ऊपर, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? ठीक। अच्छा ये जो चेंज आया 2 सेक्शनों में आया, 54 एंड 54 EC में, जो कि 85 के इक्विवेलेंट हो चुका है। पीछे आएंगे। हाँ श्योर, हाँ 54 F में चेंज नहीं आया। पहले जो था क्या बोझ दिखा हुआ था एक जगह, बीइंग लैंड और बिल्डिंग और लैंड बीइंग बोथ भी बिग बिल्डिंग और हो गया ना फिर और लैंड अपार्टमेंट देयर, सही बोला, ठीक है ना। तो ये है। अब आप आते हैं 54 F में चेंज नहीं आया, तो 54 F के अंदर आज आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचते हो जिसपे आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हो, तभी आपको 54 F का बेनिफिट मिल जाएगा, वो आप यूज नहीं करोगे। लेकिन हाँ 54 EC एंड 54 EC
एंड 54 का बेनिफिट आपका निकल गया। सेक्शन 75 स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉस्ट ऑफ ट्यूशन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। सेक्शन 58 सर सतीश आप अभी आए हैं, ये बहुत इसमें काफ़ी है प्रेजेंटेशन, मैं सब उन पॉइंट को ले रहा हूँ जो कि चेंज है जहाँ पे, सबको टच नहीं कर रहा हूँ। ये एक आपने रेडी रखना भी है, आप कोई भी सेक्शन डालो करंट का 50C कहाँ गया, आप फाइन में डालो तो 50C इक्वल सेक्शन आपके सामने आ जाएगा, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। सर इसके अंदर एक बात है, जो चेंजेस करने हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी कर सकते हैं। आई द होल सिनेरियो की पूरा सेक्शन सब चेंज। देखो मैम, वो चाहता आप कमाएं, वो चाहता आप पैसे कमाएं। कहते हैं पड़ा पड़ा पानी में सड़ जाता है, जब नया आता है ना तो नई चीजें आती हैं। हम लोग तो मेहनत करके समझते भी है, डिपार्टमेंट कोई नहीं समझता और वो गलतियां करता है, और जब वो गलतियां करता है तो हम पैसे कमाते हैं। 2021 में जब पूरा रीअसेसमेंट का प्रोसेस चेंज हुआ था, हम में से कोई ऑफिसर ऐसा नहीं जिसने पैसे नहीं कमाए होंगे, सबने कमाए, सबसे ज्यादा रेट उसके ऊपर लगे, एडवोकेट ने खूब कमाए। तो मैम गवर्नमेंट चाहते है कमाओ। स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रिपेयरिंग केस ऑफ मार्केट लिंक डिबेंचर में कोई चेंज नहीं है। फॉर कंपनी स्लम सेल इसमें कोई चेंज नहीं है। मनोज जी, जो मार्केट लिंक डिवेंचर्स हैं, तो ये जो आजकल ईटीएफ चल रहे हैं कमोडिटीज के, सिल्वर के, गोल्ड के, तो उसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो मार्केट लिंक डिवेंचर्स के हिसाब से होगी, मतलब वो स्लैब वाइज होगी या 1112A या 11 सर वो देखो, यदि वो मार्केटिंग में कवर है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं शेयर मार्केट की, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि उसमें आते हैं नहीं आते हैं। यदि वो मार्केटिंग में आते हैं तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, ये एक्ट में लिखा हुआ है, पर उसमें आते नहीं आते वो स्टडी करना पड़ेगा, वो मुझे उस चीज़ के ऊपर अभी मैं क्लियर नहीं हूँ। और मैं कहा से मार्केटिंग डिबेंचर नहीं है, डिबेंचर का नेचर कुछ और होता है। उसमें नहीं आते वो स्लैब रेट में है, और वो ईटीएफ सिल्वर वाले हैं नॉर्मल स्लैब 5482 हो गया, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें भी एक चेंज आया, 54 में एक चेंज और आया है। एज टू टेक लो है 54 में, यदि मैं कोई प्रॉपर्टी बेचता हूँ और उसमें 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है, तो मैं 2 प्रॉपर्टी ले सकता हूँ एक की जगह, 54 का बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यदि मैं कोई प्रॉपर्टी बेचता हूँ और उसमें 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है, तो मैं 2 प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, और लाइफ में 1 टाइम है। भाई वो इसलिए कि भाई किसी फादर उनके 2 बेटे हैं, झगड़ा ना हो कि प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन बाबा झगड़ा तो नहीं होगा ना, तो बेनिफिट है। अब 2025 एक्ट आ गया, उसने कहीं ये नहीं लिखा कि यदि आपने 1961 में बेनिफिट ले लिया है तो आपको दोबारा से बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्रांजिशन प्रोविजन यहाँ अगेन दोबारा से हैंडल नहीं हुआ, और इस नोट हैंडलिंग के कारण आप यदि 2025 एक्ट के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं जिसका 2 करोड़ तक कैपिटल गेन है, तो आप दोबारा से 2 प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यहाँ कहीं भी कोई बार नहीं है, इट्स ए 1 टाइम, बट बिकॉज ऑफ चेंज यू आर गेटिंग 2 टाइम। सर ये जब एक्ट चेंज होता है ना, पूरा उसकी सोल चेंज हो गया है, जब तक उसके अंदर अब वो ट्रांजिशन प्रोविजंस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने कई एग्जांपल आपको दिए जहाँ पर ट्रांजिशन प्रोविजन हैंडल ना होने के कारण आप लोगों को बेनिफिट भी मिल रहे हो, कई जगह लॉस भी हो रहा है। ऐसे कई सिचुएशंस हैं। एज टू जो लॉ लिखा हुआ है उसमें बेनिफिट है कि आप दोबारा से भी वो बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहीं ये बात नहीं किया कि आपने 61 एक्ट के अंदर परचेज कर लिया था तो आप यहाँ पे परचेज नहीं कर सकते, या वहाँ बेनिफिट ले। ये नया जन्म होती है। 54F है, 2 बेच के तो एक कभी दे सकते हैं, पहले नहीं, 2 का पहले थी ना, अभी है, 1 बेच के 2 का आता है।
जो सेक्शन 54F है वो मेरे को बेनिफिट देने के लिए मना करता है अगर मेरे पास एक से ज़्यादा ऑलरेडी प्रॉपर्टी हाँ है ठीक है 1+1। हाँ अब अगर सपोज मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, वो ओन नहीं है मेरी, वो लीज होल्ड है, नोएडा अथॉरिटी से मिली है मेरे को, तो क्या वो कवर होगी? इस वजह से डिनाइल हो सकता है मेरे को? मैं उस पर नहीं ले सकता हूँ कि आई एम ओनिंग दिस प्रॉपर्टी, आई एम फुल तो ओनर। डायरेक्ट केस लॉ है इसके ऊपर, इसमें मिल जाना चाहिए। कई ऐसे केस लोग भी अगर मैं जॉइंट होल्डिंग कर रहा हूँ उसके वहाँ पे ऊपर उन्होंने कह रखा ऊपर तो है है लीज ही पे भी मैं प्रॉपर ऑनर नहीं हूँ, क्योंकि एप्पल कंपेयर नहीं हो सकती। एक फ्री प्रॉपर्टी और एक लीगल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है कि लीगल तो क्या मेरे सामने भी नहीं आएगा, बट लीगल में फुल राइट है टू प्रॉपर्टी हमें एडवोकेट नहीं है, मुझे खाली करनी पड़ेगी। तो 99 ईयर के बाद मेरे को वापस करनी पड़ेगी, वापस प्लस करनी मेरे को पड़ेगी। एनुअल इसका लीज रेंटल भी देना पड़ता है। बट दैट अगर केसों में डिवेलपमेंट में नहीं आया होगा, गुड पॉइंट थोड़ा म्यूचुअल लर्निंग होगी। वैसे भी जो नॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी है उसके लिए कुछ चल भी रहा है ना अभी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो नॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी उनके लिए भी कुछ एक्शन उनको तो फ्री होल्ड किया जो भी चल रहा है चलता रहता है, इतना मेरे को कमाई चाहिए। लीज होल्ड वाला ही तो इशू है ना। लीगल प्रॉपर्टी को जब खरीदे व्यापारी एग्रीमेंट टू सेल और एक्सेप्ट करा जो मैंने आपको पहले मेरा बताया। तो नोएडा अथॉरिटी से आया बात है। मैं आपको चीज़ बताऊँ, जब सूक्ष्म में बात की थी कि रजिस्ट्रेशन है, पोजेशन है, कैश है, तो लीगल प्रॉपर्टी खरीद तो उसको प्रॉपर्टी सेल तो बनती नहीं, एग्रीमेंट टू सेल के द्वारा उसको रजिस्टर नहीं करा। जो जितने कमर्शियल प्लेस दिल्ली में है वो सब लीगल में जाता है, तो उनको भी रजिस्टर तभी आपको ऑनरशिप राइट उसमें मिलेगा, ट्रांसफर माना जाएगा, अगर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। That will be on top of land use for agricultural purpose, 54 भी था जो 3 करना हो गया। इसमें एक पॉइंट आपसे लेता हूँ, ऐसे चेंज कोई नहीं है इसके अंदर, जस्ट फॉर मेरी, क्योंकि हम लोग भी शेयर कर रहे हैं आपका अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग। आपने एक प्रॉपर्टी बेची अर्बन लैंड से बिकने के बाद आपको कंपनसेशन मिलता है, फिर 10 साल बाद फिर आप कोर्ट में जाते हैं, फिर कंपनसेशन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। वेदर दिस इंटरेस्ट इज चार्जेबल टैक्स और नॉट चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट 56 के लिए 2 सर एनी अदर भी इसमें सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट का घनश्याम एक्चुअल का उन्होंने कहा था कि सेक्शन 28 के लिए इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि और जो 34 में डिले करने था वो टैक्सेबल होगा। हालांकि रिसेंट जो जजमेंट आए दिल्ली हाई कोर्ट एंड पंजाब हाई कोर्ट, उन्होंने कहा ये भी टैक्सेबल है, उसको रेफर करते हैं। बट जो अदर कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है या दूसरे कोर्ट है, वो कह रहे टैक्सेबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज़ टैक्सेबल होने के लिए इनकम होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने, पंजाब हाई कोर्ट ने कहा एक्ट में कहा कि इनकम मानेंगे, लेकिन पहले इनकम का नेचर कौन है इसका, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनकम ही नहीं है, ये कैपिटल रिसीप्ट उसको टैक्स एक्सेप्टेबल है, तो ये डिस्प्यूटेबल है। बोले इवन दिल्ली IIT में भी कुछ जजेस अलाउ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये डिस्प्यूटेबल इशू है। अब स्टेट वाइज बताओगा, अभी एक्ट में अमेंडमेंट आई, अगर 2025 में आएगी, यदि कंपनी बायबैक ऑफ शेयर करती है, आपको जो पैसा देगी वो डिविडेंड माना जाएगा आपके हाथ में, करेक्ट। अब इस साल उन्होंने कहा डिविडेंड नहीं मानेंगे उसको, तो कहते गेरी मानेंगे आपको, और आपके यहाँ पे सेफ रेजोल्यूशन, तो ये एक वो चेंज लेके आया। लेकिन उन्होंने चेंज का एक अमेंडमेट और भी लेके आया है,
यदि आप प्रमोटर हैं तो आपको एडिशनल इनकम तक देना पड़ेगा। अभी आपने 2026 का पढ़ा होगा और बजट तो सुना भी होगा, तो उसमें एडिशनल इनकम टैक्स की बात की गई है बायबैक ऑफ शेयर। मैं आपको दिखाऊं। प्रमोटर क्या है बायबैक की बात। अब उसमें क्या है, यदि मैं प्रमोटर हूँ डोमेस्टिक कंपनी की, अगर मैं चला के क्या करी, यदि आप प्रमोटर हैं, आपका एडिशनल इनकम टैक्स इतना बढ़ा दिया कि उतने रेट ऑफ टैक्स होगा डिविडेंड इनकम आने के सिर्फ ऑर्डिनरी शेयरों को छोड़ के अब शॉर्ट टर्म तो गेन एज यू टुडे रेट का कंपनी क्या है 20% है ना, 2% से बढ़ा दिया 22% कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, दूसरा 2% से बढ़ा दिया 22% हो गया। तो जो कंपनी के आपने ऑर्डिनरी 22% का टैक्स होता, यदि आपकी डिविडेंड इनकम होगी तो वो रेट ऑफ टैक्स भी आएगी। यदि आप प्रमोटर है, कंपनी नहीं है, AOP BOI है, तो 20% शॉर्ट टर्म में 10% ऐड कर दिया, 30% क्या लॉन्ग टर्म में 17% ऐड कर दिया, 12 प्लस 17.5 30% क्या। अल्टीमेटली ये आपको 30% टैक्स ले रहे हैं या 22% टैक्स ले रहे हैं, जो आपके यहाँ में डिविडेंड इनकम आने के ऊपर होता है। केस ऑफ प्रमोटर्स, अब क्या मैं से बच सकता हूँ? कोई तरीका है से बचने का? मेरा प्रमोटर शेयर बेच रहा हो डिविडेंड बायबैक ऑफ शेयर के अंदर और उसे नॉर्मल टैक्स देना पड़े। बायबैक होने से पहले बेच देंगे, हाँ, बायबैक होने से पहले अपनी शेयर होल्डिंग वन ऑफ द थिंग इसमें गार भी आ जाएगा। यदि 10 करोड़ से ऊपर का तो नहीं आता, गार की जो नोटिंग है तो 3 करोड़ का टैक्स बेनिफिट है, उसी नीचे गार नोट नहीं हो सकता। बट दिस इज वन ऑफ द वे आपने सही बताया। प्रमोटर कौन है? प्रमोटर में जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो, जब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉलेज कौन पसंद का शेयर होल्डिंग 10% से ज़्यादा से शेयर होल्डिंग हो, और वो शेयर होल्डिंग यही कहता प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग हो कि इक्विटी शेयर होल्डिंग हो। तो मान लो मेरी टोटल शेयर होल्डिंग 500 शेयर है, उसमें 100 इक्विटी शेयर है, 400 प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग है, मैंने 15 शेयर ट्रांसफर कर दिए, तो 15 × 500 कितना वो 3% का अमाउंट का प्रमोटर है। So I should increase the preference share capital of the company. और कितना तरीके अपना सकते हैं? हाँ, वो मैंने बताया था आपको शुरू में कि जो इसके अंदर 16 आप जब भी बायो को शेयर करेंगे जब ये आएगा तो आप 54 का बेनिफिट ले सकते हो। वो क्लियर है, हाँ, तो कोई डाउट नहीं है। यदि कल IPO ऑफिस आता है मैं 54 को बेनिफिट नहीं दूँगा प्रोसेस में, तो मैं आपका पे टैक्सेबल ही नहीं है। इफ यू आर टैक्सिंग मी तो मुझे बेनिफिट दे, मुझे टैक्सिंग मत कर। क्लियर है प्रोविजन? हाँ, लेकिन जब बिजनेस ट्रस्ट हूँ, बिजनेस ट्रस्ट मेरे पास तो काफ़ी लोगों को पैसा होगा, तो मैं सफल जाऊँ कि मेरी होल्डिंग 10% से ज़्यादा होगी, मैं प्रमोटर होऊंगा और यहाँ पर एस्केप रूट नहीं है कैपिटल के पास। लेकिन यदि मैं स्पेशल स्कीम में जा रहा हूँ और मैं अब करता हूँ 15B, BAC, BAB, उसके इसके अंदर ये सेक्शन है ओवरराइड करते हो, होल रहा है पूरा को ओवरराइड करते हैं, तो जो एडिशनल इनकम टैक्स है सेक्शन 69 में भी आता है। अब ये ओवरराइड कर रहे हैं उसको। तो यदि मैं स्पेशल स्कीम में जा रहा हूँ, न्यू रिजिम में जा रहा हूँ, तो फिर एडिशनल इनकम टैक्स नहीं करते। क्लियर है? डाउट कोई पीछे बच्चों को? क्लियर है? अगर स्पेशल रीजनिंग जो है चैप्टर ये पूरे एक्ट को ओवरराइड करता है, तो जब ये पूरे बी सेक्शन ओवरराइड एंटायर है एक्सेप्ट ABC। ABC में क्या सेक्शन है? A में 190 से 95,
बी में 196 और 198, सी में 198 से 205। कोई 69 का सेक्शन नहीं है इसके अंदर, तो एडिशनल इनकम टैक्स से बाहर हो जाएगी। हाँ, अब एक सवाल उठता है कि क्या मैं डीटी का बेनिफिट क्लेम कर सकता हूँ? सेक्शन 69 बात करता है बायबैक ऑफ शेयर की, 69(2) बात करता है एडिशनल इनकम टैक्स की, पर उसकी लैंग्वेज क्या है? लिखता तो कैपिटल इन रेफर टू सबसेक्शन में, तो उसी बात करते हैं जिसको कैपिटल गेन है, तो जो कि कैपिटल गेन है तो मुझे डीटी का बेनिफिट मिलेगा, तो कैपिटल को रेट है मेरे पास, तो मैं यहाँ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट भी ले सकता हूँ। आप समझते हो बच्चों डीटी क्या होता है? आइडिया पढ़ा था फाइनल में? एक्चुअली डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जितने भी नॉन रेजिडेंट हैं उनका जो टैक्सेशन होता है एक्स्ट्रा डोमेस्टिक लो ही होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू डीटी, कि डीटी में कोई बेनिफिट है तो आपको मिल जाएगा, तो इससे उनकी इनकम में डबल टैक्स ना आएगा। इसके बाद से चैप्टर रखनी सकती थी। एक हो गया सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड। सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर पहले लॉ ये था कि अभी मैंने क्या मार्केट से सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहा हूँ, क्या मैं ओरिजिनल इशू कर रहा हूँ, जब भी मैं अगर मुझे मैच्योरिटी पे तो पैसा आएगा और पैसे अब उन्होंने लॉ चेंज कर, ये कह रहे हैं जिन्होंने ओरिजिनली परचेज किया था गवर्नमेंट से उन्हीं के हाथ में ही टैक्सेबल नहीं होगा, इलेक्शन पेपर बीच में किसी ने मार्केट शो उठाया है उन सबके हाथ में टैक्सेबल है। तो जिन्होंने बीच में फरवरी 25 से पहले जो भी बोर्ड कीजिए गोल्ड बोर्ड या तो टैक्सेबल नहीं है मैच्योरिटी पे, हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उन सबको उसके मार्केट से ओरिजिनल परचेज है तो ओरिजिनल परचेज है लेकिन मैच्योरिटी से पहले सेल कर दिया मार्केट में, तो उसे अब टैक्स वो भी कर सकते हैं, जो उसकी लैंग्वेज है The provision of section 61 shall not apply to transfer of sovereign gold bond issued by the Government of India under the sovereign gold bond by way of redemption by India. तो redemption की बात है, redemption जब मार्केट में बेच रहे हो तो पता क्लियर सर? तो सर इसके साथ मेरे ख्याल से चैप्टर में और अदर जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो तो सब काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक बार सेटिंग का क्वेश्चन आंसर है तो प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी। आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर ठीक है तो चलिए। कोई क्वेश्चन? सर रिलिक्विशमेंट ऑफ राइट जो है इसमें क्या करना है? रिलिक्विशमेंट ऑफ ट्रांसफर के अंदर आता है। हमारे लिए ट्रांसफर जो टैक्सी जैसे फादर की प्रॉपर्टी की फादर की डेथ हो गई एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ फादर, मैंने अगर अपने ब्रदर के लिए मैंने अपना राइट रिलिक्विश कर दिया तो टैक्स नो क्लोज रिलेशन में आपको गिफ्ट देते हो सेक्शन 47 में ट्रांसफर नहीं माना जाता। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि रिलिक्विश डीड में स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है, पेड पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, इसलिए लोग पेड अलग चीज है, ये कैसे डिफरेंशिएट? वो स्टैम्प एक्टिव हुआ है बट बिकॉज आई एम आउट ऑफ नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग आप रियल सिस्टम रिलेटेड आके दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। एनीवन एनी क्वेश्चन? ठीक है सर, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पीडीएफ। टीडीएस एंड टीसीएस के प्रोविजंस हैं, इसमें हम वर्ड बार बार सुनते हैं, पे एज यू अर्न, पे एज यू अर्न, बस पे करो जैसा कमाते हो। ये वर्ड कहाँ से आता है?
तो सर अंग्रेजों ने दिया हुआ है, सिंगापुर में पे एज यू अर्न तो आज भी नहीं होता, वो साल के एंड में जाकर के पे होता है। ठीक है। TDS में आप हर महीने अर्न करते हो, हर महीने पे करते हो, ये अंग्रेजों ने दिया हुआ है, कई कंट्रीज में नहीं है सर। नहीं, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ से ये किस सेक्शन से बात निकलती है? एडवांस टैक्स हो गया, TDS हो गया। कोई सेक्शन है जो इसको कवर करता है? सेक्शन 190 जो ये कहता है कि आप won't wait for the final assessment of tax where you are taxed by TDS, TCS and advance. So वो वर्ड कहाँ से आता है? ये ऐसी बात है। दूसरा जनरल दो सेक्शन कभी नहीं करते, 190 191। 191 ये कहता है कि जो इनकम कमा रहा है कि उसकी लाइबिलिटी है, कि 3% की लाइबिलिटी नहीं है। हमारे पास तो रिकॉर्डिस लाइबिलिटी डाली गई है कलेक्शन की। अगर यदि मैंने टैक्स नहीं किया या मैं TDS नहीं काटा तो अल्टीमेटली टैक्स तो उससे ही कलेक्ट होगा जिसकी लाइबिलिटी है। तो दिया था बेसिक न्यूज। अब एक बात बताइए, मैं दूसरी बात डिस्कस करेंगे मेरा जहाँ हम चेंजेस डिस्कस करें तो पेट्रोल के खुद भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी टैक्स करता हूँ। मैं एक बंदे का TDS काटना भूल गया, नहीं काटा। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, आपको ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार करनी, उसके अंदर रिपोर्टिंग करनी है, तो आप क्या करें? TDS नहीं काटा सकते हैं आप, what you will do? ऑडिट में तो रिपोर्ट ही रहेगी, रिपोर्ट करोगे। The moment you will report वैलिड रहेगा। एट बैक हो जाएगा उसका। Any other view? एक सर्टिफिकेट लेने के सामने वाले ने टैक्स जमा कर दिया है और टैक्स जमा करके TDS नहीं भी काटे, लेकिन टैक्स को भी करने क्या पड़ेगा? TDS काटने की लाइसेंस करना पड़ेगा। बहुत अच्छा आप लोग कह रहे हो। असल में सेक्शन 40AIA 201 एंड 192 191 292 390 391 जो कहता है बताऊँगा आपको। तो एक बात कहते हैं कि यदि असेसमेंट पर टैक्स जमा करा दिया जिसका आपको TDS का अपना अकाउंट नहीं करता है तो आपसे टैक्स की कमी नहीं होती। हमारे ठीक है, वो स्टैचुटरी लाइसेंस आपको मिला हुआ है। अब PCD भरना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एसएससी की। उसके साथ 3CA 3CB होता है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम भरते हैं उसे। कितने लोग 3CA 3CB भरते हैं? ऑब्जर्वेशन कॉलम कितने भरते हैं? 4 5। सबसे बड़ा पार्ट हमारा वही है। PCD एसएससी का पार्ट है। यदि एसएससी ये कहता है कि जी मैंने TDS का ठीक बात है, लेकिन स्टैट्यूटरी राइट है मेरे पास कि सामने ने टैक्स पे कर दिया तो मैं टैक्स ना का वजह उसको वेरीफाई करने का और उससे CA सर्टिफिकेट लेने का, और मैं उसको अवेल करना चाहता हूँ, तो मैं ऑप्ट कर सकता हूँ कि ठीक है मैं PCD में कह रहा मैं नहीं भरूँगा PCD मत भरूँ, मैं 3CA कंपनी का 3CB अदर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, मैं लिखूँगा कि ये अमाउंट की पेमेंट की ये TDS नहीं काटा है, इसमें इस स्टैट्यूटरी रेमेडी को अवेल करना चाहता है तो उसे वाइडेशन भी नहीं होगा और मैं भी अपनी ऑब्जर्वर पूरा दे रहा हूँ। असेसमेंट टाइम ठीक है, मैं कॉल करता उन्होंने याद है जजमेंट में हाईकोर्ट ने कहा था कि नेशनल डेली केस का क्योंकि इतना बड़ा बंदा है उसको टैक्स जमा करा दिया होगा, इसलिए सुपर TDS की लाइबिलिटी नहीं लगेगी। तो जब भी कोई केस फंस जाए तो इन लोगों को मेरे हाथ में वो नहीं है, आप वेरीफाई करो। यदि आप कहते हो तो ड्यूटी है तो लेटर लिखे से मंगवा तुमने उनको ऑफर किया या नहीं किया। तो हम इस रेमेडी को अवेल कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल इसको स्टार्ट बताइए, एक रेमेडी यदि मैंने कुछ ऐसा बेची जैसे हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे, उसका सत्र 5 करोड़ है, बिक्री 2 करोड़ रुपये की, बाकी वैल्यू भी 2 करोड़ की है, तो मैं क्या करूँगा? सिमिलरली यही
उस वैल्यूएशन में प्रीसीडिंग को स्टैंड करूँ और मैं वैल्यूएशन रिपोर्ट एज ए प्रूफ लेकर रखूँ, चाहे रिटर्न फाइलिंग का टाइम हो या असेसमेंट का टाइम हो, तब कोई रिपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ सर एक क्वेश्चन था आउट ऑफ द नेक्स्ट, जैसे हमने असेसमेंट ईयर 26-27 की TDS की रिटर्न फाइल करी एंड सम TDS हैज बीन डिपॉजिटेड बाय एक्स्ट्रा बाय द डिडक्टर, मतलब उसने डिपॉजिट किया है, किसी का काटा नहीं है, भाई एक चालान हमारा अनकंज्यूम्ड पड़ा हुआ है, कैन वी यूज दैट चालान इन द टैक्स ईयर 26-27 कंज्यूम? आपने ना बोला, आपने सेशन क्लब क्लोज कर दिया, कोई बात नहीं, बेनिफिट मिल जाएगा। आपने ईयर क्लब क्लोज कर दिया, कोई बात नहीं, बेनिफिट मिल जाएगा। आपका अनकंज्यूम्ड है, आपका तो बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं तो क्योंकि नुकसान वो चेंज हो गया ना, पूरा एक्ट ही चेंज हो गया। कोई बात, सब मिल जाएगा, कोई नुकसान नहीं। 1 ईयर प्लस 1 ईयर माइनस कहीं भी यूज कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन आप एक वोट करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आ रहा था कि सेक्शन क्योंकि पीडीएस जो काटना है अलग अलग सेक्शन में कोड का डालना कोड डालना है, गलती से इकट्ठा जमा करा दिया, ये कोई नाम बात से नहीं। इकट्ठा जमा करा दिया, कोई बात मिल जाएगा, पहले मिल जाता था। बस रिटर्न प्रॉपर फाइल कर दो, रिटर्न की फाइल करना पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं तो नुकसान नहीं। और बोलिए। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक कोई पैन इनऑपरेटिव पड़ा था, बाद में उसने पैन आधार लिंक किया है। उसका भी एग्जाम्पल बता दूँगा। यदि आपका पैन इनऑपरेटिव है, आपको मालूम ना रिटर्न फाइल कर दी, 20% टैक्स की लायबिलिटी आ गई, ठीक है, आ गई ना, वो लिंक भी करेगा तभी वो डिमांड नहीं आती। आप रिटर्न रिवाइज करो, वहाँ से हटाओ, फिर चौथे पारा में डालो, उसकी जो डेट है, जिस डेट पे उसने उसको लिंक किया है, यदि विद इन ईयर है तो बाद में डाल दो। ये प्रैक्टिकल है, डेट चेंज करके डाला। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। लेकिन सर जो क्वार्टर में जो हमने चेंज किया उसमें भी उसका इनऑपरेटिव नहीं हुआ था, बाद में हुआ है। विद इन द ईयर यदि उसने ऑपरेटिव कर लिया है तो बेनिफिट है। नहीं, within the अगले year साल में- कैरी फॉरवर्ड हो गया हाँ। तो आपको बेनिफिट तो मिलेगा, 500% मिलेगा, लेकिन अपील के थ्रू मिलेगा। क्योंकि ये जो प्रोविजन है ये यूज हो रहा है, इलीगल है, ये मिसयूज ऑफ मशीनरी है गवर्नमेंट के द्वारा। एक इशू और भी आजकल आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, TDS काफ़ी जैसे कि 194 आई जो बी के अंदर 5 से 2% हुआ था, तो 5% काट दिया, अब काटून जमा कराया, लेकिन बेनिफिट 2% का होगा, तो गलत है। एक्ट तो कहीं ऐसा एक्ट नहीं है ये। और मैंने कहा कि आप रिफंड ले लो, मेरे को रिफंड किया, मुझे कोई नहीं दे रहे, मतलब एक्चुअली ये मिसयूज ऑफ मशीनरी है लोगों की, जैसे कि 7A का बेनिफिट नहीं दे रहे। तो ये आर्टिकल 265 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ब्लैंकेट वायलेशन है जो गवर्नमेंट कर रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है। आप अपील में जाओगे, आपको 500% बेनिफिट मिलेगा, बट आईटेक लेवल से इससे पहले नहीं मिलेगा। इवन यदि आपको इनकम टैक्सेबल नहीं है, आपने गलती से ऑफर कर दी, 5 साल बाद आपको मालूम चलता है कि मैं इसका टैक्स नहीं लगा, आप 5 साल बाद जाकर भी उसका रिव्यू लगाएंगे। The government cannot collect the tax which are not authorized by the government, even if you have wrongly paid. 26 QC रिवाइज You see, reverse में option है, दे रखा है। तो मतलब पहले शुरू करें, क्या पहले से ही लगा था, नशा भी खेल दिया। सर ये जो पैन इनऑपरेटिव के चेंजेस हो रहे हैं 23-24 फाइनेंशियल ईयर के हैं, अब उसके रिटर्न रिविजन की तो बंद हो गई है, अब उसका कुछ हो सकता है? सर
सर इसके अंदर जो है रिटर्न रिवाइज जो है वो ऑप्शन खत्म हुई है, लेकिन जो एओ है उसके पास जाकर तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। इस केस में एओ के पास जाकर तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं ना। 150 को मूव करो, हाँ। इसको सुन लो। हाँ, तो वहाँ जाकर तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हो ना। मतलब 150 को लेकिन ऑपरेटिंग था, आज ऑपरेटिंग हो गया, जो डिमांड बनती है वो कीमत को हमने पूरी जमा करवा रखी है ऑलरेडी, जो इतना स्पेशल लायबिलिटी थी। सर ये पूरा आई तो बैटरी बैठ जाएगी इसकी। ये तो ऐसा हो गया। आइए ऐसे देखो, इसको रखा है। इसको लगा दो। अरे चालू करो जरा। वो 142 के अगेंस्ट में भी अपील कर सकते हैं। वो ऑर्डर मांगना आप कहीं 246 ये भी दे रहा है। चलिए मैं क्या शुरू करता हूँ, 2-3 बता सकता हूँ आपको। उसी चला गया पानी देखा। टीडीएस के अंदर में काफ़ी चेंजेस हैं, जो उनकी देखेंगे। कैशमेंट के लिए जो 119 में एप्लीकेशन लगी है उनका कुछ कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? मतलब करते हैं मुझे देखना जरूरी है। तो बैंक प्राइस से उन्हें पहले 3 लाख अलाउ था, कैशमेंट क्या था तो बढ़ा दिया था। 119 में वो एप्लीकेशन तो लगी है पर उसे अलाउ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सर और मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसके साथ, तो मैं कह नहीं सकता। बट सर मैंने जब मान के चलो ये कमिश्नर का सेटिंग हुई है और हाई कोर्ट ने रिव्यू किया, बट कमिश्नर प्रोसेस है, अपने जाओगे तो कमिश्नर प्रॉब्लम मतलब बहुत जेन्युइन केसेज में भी ना ये लोग कमिश्नर माइंड क्लोज में बैठे हैं कि हमें नहीं लेंगे। अब जाकर हाँ एक ही समय पर एप्लीकेशन की तुम क्या करते हो? चलो एक काम करते हैं, नहीं जाने उनको लैपटॉप दे दो, लैपटॉप ऐसे समझा हमें दिखाने से वो थोड़ा सा विजिबिलिटी आ जाती है कि सामने आ जाता है इसमें ये वायर तो सर कहता टेक्नोलॉजी ज़्यादा हावी हो जाती है और वो चाहते हैं आप ध्यान मत देखे, आप मुझसे बातें करें वैसे प्लीज है सर। तो सब 4-5 जो भी आ गया है ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब सारी चीज़ें खाली पड़ेगी।
फर्स्ट लाइन में बैठेंगे वहाँ से बात करेंगे। तो एक सेक्शन 190 हुआ करता था जो बात करता था जब मैं एडवांस टेस्ट और TCS देना है, TDS काटना है, वो 191 390 में कन्वर्ट हो गया। 191 जो बात करता था डायरेक्ट पेमेंट की कि भाई जिसकी इनकम है उसको पे करना है, अब वो 191 में कन्वर्ट हो गया और 391 में चला गया। 182 और 182A दो सेक्शन हुआ करते थे जो सैनिक डीटेल्स की बात करते थे या PPPF की बात करते थे, अब वो सेक्शन 392 में चले सैलरी कास्ट पर। 393 इसमें काफ़ी बड़े सेक्शन बांटे हुए हैं, इसके 3 पार्ट हैं। तो मैं पहले ओवर चिट्ठा को बताया हूँ, पहले 50 सेक्शन थे, 12 सेक्शन होते हैं। तो 393 के अंदर आपको 184A B C D E F G H I J K का सारा आपको 185 तक आपको 183 में आता है, तो 393 के अंदर इसमें टेबल बना दी और टेबल बना के उसमें कहा है कि टेबल ये रेजिडेंट को पेमेंट करनी है, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करनी है, अदर्स आपको पेमेंट करनी है, तो किस पर्सन को आप पेमेंट करो, कैसा का डिटेल्स करेगा वो सब उसके अंदर बताया गया। ये चलता मैं आपको एक्टिव वाला दिखाता चलेगा, एक्ट के अंदर कुछ टेबल बनी हुई है इसमें सीरियल नंबर दिए गए हैं, ये आइटम है, इसका सीरियल नंबर है, इसको क्या रेट को प्रोग्रेस कटेगा, कौन पे होगा, कौन पेयर होगा, ये सब उन्होंने स्पेसिफाइड कर रखा है। तो 393 होलसेल सेक्शन है। 394 बात करते हैं TCS कैश नो कैश, क्योंकि पहले 206C हुआ करता है। 395 नया सेक्शन है, नया सेक्शन पुराने सेक्शन है, ये 187 की जगह है। ये बात करता है लोअर टैक्सेशन, लोअर TDS की, तो मतलब आपको पहले TDS में जाते थे, लोअर TDS का अप्लाई करते थे और 395 के अंदर आ गया। 396 बात कहता है, पहले हमारा सेक्शन था 198, वो कहते हैं जो आपका TDS कटा है वो आपकी इनकम, इसका मतलब क्लियर है कि जो आपका TDS कटा है वो आपकी इनकम है। क्या मतलब है? अगर टैक्स जमा नहीं करेंगे तो TDS जमा नहीं करेंगे तो उसको अभी टैक्स देना नहीं, पड़ेगा। अभी उसको भूल गया टैक्स कटा है या आपकी इनकम है, इसका मतलब क्या है? मान लो मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे को किसी ने 1 करोड़ की पेमेंट करी, 10% TDS का आपको 90 लाख रुपये दे दिए, तो 90 लाख रुपये मेरी इनकम से क्या मतलब मैं किसी कैसे काउंटिंग करूँगा? मेरे नहीं हो, मेरी टर्नओवर 1 करोड़ की थी, फिर 10 लाख की TDS कटा और मेरी इनकम, तो दैट इज नहीं होता। 397 206 206 एक अल्टरनेटिव है जो कंप्लाइंस के रिपोर्टिंग की बात करता है कि आपको TDS काटना है, क्वार्टरली मंथली जमा कराना है, क्वार्टरली TDS रिटर्न फाइल करनी है, वो सेक्शन आपको 397 डील करता है। 398 कहता है कि 201 कहता था यदि आपने TDS नहीं काटा तो उसे कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, वो 398 कहता है। 393 का प्रोसेसिंग की बात करता है, TDS कैसे प्रोसेस होगी, ऑर्डर आएगा उसका TDS का उनका। 400 कहता है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टूलर्स पॉलिंग ऑफ पैसा कि हम इनकम टैक्स की जो एक्चुअली हर सेक्शन के अंदर पहले ये पॉलिंग हुआ करता था कि गवर्नमेंट और सर्कुलर निकाल सकती है, रजिस्ट्रिंग का पॉलिंग होता है, वो इतनी जगह कर दिया सेक्शन 400 के ऊपर। सेक्शन 401 बात अगेन डायरेक्ट डिमांड, ये डायरेक्ट डिमांड में बात की बात करते हैं तो 205 के लिए हमारे किसी ने TDS काट लिया और जमा नहीं करा रहा, क्योंकि हम उसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, मैं 26 में नहीं आ रहा, मेरे को लाख रुपये पेमेंट की 10 TDS का जमा नहीं करा रहा, अब मैं क्या करूँगा? जब मैं लाख रुपये डन करूँगा प्रॉपर करनी लाख रुपये की, मैं 90 रिटर्न फाइल करूँगा या लाख रुपये रिटर्न फाइल करूँगा, 10,000 TDS क्लेम करूँगा, पर TDS में 10,000 26 में आएगा नहीं, तो मैं क्या करूँ? मैं सारा क्या करूँ? ये लॉस है मेरा, मुझे दोबारा टैक्स पे देना पड़ेगा 2,000 के लाख रुपये, कैसे से अकाउंटिंग करूँगा मैं? कॉन्टैक्ट जो TDS अमाउंट दिया है वो कॉन्टैक्ट में ले जाएंगे, क्या क्या करोगे? खर्चा अगर इनकम मतलब बाद में खर्चा होगा, खर्चा एक बार इसको क्रॉस कर लिया फिर इसको खर्चा होगा। वन व्यू एनी अदर व्यू क्या उसको क्लेम कर सकते हैं क्या? है? ये तो क्वेश्चन है कि क्या उसको क्लेम कर सकते हैं? तो जैसे ये और आपको दैट मैं क्लेम ट्रीटमेंट क्या करेगा। दूंगा? मैं ट्रीटमेंट क्या दूंगा? क्वेश्चन क्लेम होते हैं नहीं, ट्रीटमेंट क्या दूंगा? जैसे उन्होंने कहा मुझसे बैठे सुना सर पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा ना,
मेरा तो उन्होंने पेमेंट काट ली, टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया, दैट मीन्स उन्होंने मेरी 1 लाख देर पेमेंट 90,000 ही भरी और 10,000 मेरे बुक में डेबिट रह जाएगा पार्टी ने। मैं इधर फाइल करूँ तो क्या करना? आपने इनकम बुक करी 1 लाख की पीएनएल में, 90,000 रिसीव होगा, 10,000 बुक में डेबिट बैलेंस पड़ा है। आप फॉलोअप करोगे पार्टी से, मान लीजिए उसने मना कर दिया कि मैं पे ही नहीं करूँगा, तो 10,000 इज बैड टैक्स। मेरा बैठेगा एनी अदर व्यू? अगर पार्टी से फॉलो किया, पार्टी ने पैसा दे दिया, तब तो क्लेम नहीं करूँगा मैं। पार्टी ने पैसा दे दिया, नहीं दिया तो मैं तो क्लेम करूँगा और इनकम टैक्स को रिपोर्ट करूँगा कि ये मेरा टीडीएस डिडक्टेड था और इसने नहीं किया, ये आप रिकवरी करो, मेरी तो 10,000 की टीडीएस है। एनी अदर व्यू? इस केस में उसका 10 नंबर नहीं होगा तो कैसे रिपोर्ट होगा ना सर, 10 नंबर तो जमा नहीं। सेक्शन 205 वो कहता है जो इक्विवेलेंट है सेक्शन 401 के बाद अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड नेसेसिटी। एनीबॉडी हैविंग पेन ड्राइव तो वहाँ से लेके इसमें आके आ जाएगा। मेरे मोबाइल पे है, मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, ईमेल कर सकता हूँ, उसको ईमेल से आएगा करना फॉर्म में भेज सकता हूँ। आई थिंक अब सर का भी लैपटॉप कनेक्ट हो जाएगा सर, पहले वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था, आ गया तो राइट रूम में बाद अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड नेसेसिटी ये कहता है दिल्ली हाई कोर्ट काफ़ी तो बहुत क्लियर हो चुकी है, मैं भी नोटिफाई करूँगा, मैं 10 साल का टीचर्स क्लेम करूँगा और गवर्नमेंट मुझसे ऐसा क्लेम नहीं कर सकती, वो उससे रिकवर करेगी, मुझे उसका कुछ बेनिफिट देगी। यदि मेरा रिफंड बनता है, रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन वैसे रिकवरी भी नहीं होगी, इसे सेटल होना। देयर आर सो मेनी जजमेंट्स ऑन दिस इशू। दिल्ली हाई कोर्ट हम क्लेम करेंगे उसको, पूरा टीचर्स क्लेम करेंगे, आईजीटी बातों पर डर दिखाएंगे, जो भी नेट इनकम आएगी तो टैक्स बनाएंगे। 10,000 रुपये महीने का खर्च हो चुका है, जब अफसर हमें डिमांड निकालेगा हम 154 मूव करके उसको बताएंगे और वो हमसे क्लेम नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा मतलब ये सेटल इशू है। सेक्शन 205 आपको प्रोटेक्ट करता है। वो इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ कैसे करेंगे आप? देखो आपका बिल है जो आपने रेज किया, अगर सैलरी क्लास रखी है तो उसका अपॉइंटमेंट लेकर उसकी सैलरी स्लिप आ रही है वो बताएंगे, ठीक है ना? सर ऐसा भी मेरे पास एक केस आया था, हाँ जी आप वही डॉक्यूमेंट जैसे बंद हुई दो भी सर प्लीज किसी रेफरेंस से उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी 40 लाख सैलरी में से 10 लाख की मतलब उसको टैक्स कटा हुआ है और उन्होंने नहीं जमा कराया। भाई का बहुत रिपोर्ट हुआ है, भाई तो भाई उसका मेरे पास भी कुछ आया था ये। मैंने तो यही कहते हैं सैलरी, मैंने कहा सैलरी तो दिखानी पड़ेगी शो और आप अपना डीटीएस क्लेम करो और वो फिर देखेंगे। हाँ वो आपको सर्विस से नहीं मिलेगा, 154 मूव करना, वो रिजेक्ट होगा तो फिर मिल जाना, वैसे तो ये आपका रहा कर देगा, क्योंकि इस मैटर को डाउट ही नहीं है। ये सभी सब बहुत सारे एम्प्लॉइज के साथ हुआ ऐसा। ये बहुत सारी की बात ही नहीं है ना, ये सेटल मैटर हो चुका है। मैंने आपको कितने जजमेंट आप बोल रहे हैं मुझसे सर्च मारोगे तो बोल ही जाएंगे आपको लगा के एवं अलाउ कर देगा, वैसे तो उनका अपील में तो आदमी से अलाउ देगा आपको। मैं इसलिए उस इशू में टच करूँ कि मुझे मालूम है कि डे टू डे को परेशान कर रहे हैं। हमने शुरू में गैरो टैक्सेबिलिटी से चेक किया, मैंने पता इनके शेड्यूल आपको दे नहीं, कैपिटल गेन कैपिटल रिसीव में क्या अंतर है वो डिस्कस किया। सर आप बीच में आगे नहीं आते तो चला चला जाएगा। चलिए और सेक्शन 402 जो एक्चुअली क्या है, इसमें 402 के अंदर पूरी डेफिनेशन दे दी है। एक्ट के अंदर जहाँ जहाँ पूरे पीएनटी से लेके 401 तक जो भी वर्डिंग हो जाए और जो भी तरह डिफाइन करने हैं वो सब 402 में डिफाइन कैसे स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, कैसे यूजर एंड एक्चुअल इनके प्रोसेस पर टर्न होगा, ठीक है। 393 को मैं 3 भागों का 393 1 2 3 ये फर्स्ट पार्ट में आते हैं। ये कहते हैं पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगी, क्या है तो टीडीएस होगा, थ्रेशोल्ड क्या होगी, ठीक है।
और जिसको वर्ड यूज किए उसके आपको 4 ठीक हो जाएगा। तो 393 होने लगे पेमेंट टू रेजिडेंट, रेजिडेंट को आप पेमेंट करोगे, या कॉन्ट्रैक्टर फी हो, या कमीशन फी हो, या कोई और भी हो, या रेंट हो, उसका कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट काटोगे, थ्रेशोल्ड क्या है तो 393 बनने लगा। 393 क्यों कहते हैं जब नॉन एजेंट को पेमेंट करते हैं, इसके अंदर 17 एंट्रीज है जो डिफरेंट टाइप के बने हैं, एलसी का ऐड कर देता है, इंसिडेंट कर देते हो, तो डिफरेंट टाइप के मिल जाते हो तो उसमें इंटरेस्ट हो जाएगा। उसमें 17 एंट्री है, वो जनरल है 195 के तो सेक्शन हो जाएगा। 393 सबसेक्शन 3 कहता है पेमेंट ऑफ वो स्पेसिफाइड नीचे की बात करता है, क्या रेजिडेंट को पे कर रहे हो, क्या नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो, कैसे लॉटरी रिन्यू हो गई, क्या पार्टनर सेट हो गई। इसमें 7 एंट्री है, और कोई पार्टनर है पार्टनरशिप पर, और उसका जो है वो नॉन एजेंट है, सिक्योरिटी केस करेगा, जगह लेकर मैं नॉन एजेंट जाऊँगा 30% काटूंगा, पर यहाँ पर स्पेसिफिक एंट्री है जगह, तो यहाँ जो रेट देते हैं उस पर निकालना जो नॉन एजेंट ठीक है। 394, 5, 6, 8, 9 ये बात करते हैं कि इस केसेस में इंटरेस्ट नहीं काटना, जैसे बैंक इंटरेस्ट को बैंक को इंटरेस्ट देते हो तो इंटरेस्ट नहीं काटोगे, यदि आप पेमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट को आरबीआई को इंटरेस्ट नहीं काटोगे, या आपको डिप्रेशन फंड कर देगा, पहले 15 दिन एचओ का दे दे तो 121 फॉर्म आ गया तो इंटरेस्ट नहीं कटेगा, या कुछ स्पेसिफाइड एंटिटी जिनको इंटरेस्ट नहीं काटना, लाइक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, लैंडिंग यूनिट, इनके ऊपर इंटरेस्ट काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी में कहते हैं 393 7, 10 एंड 12 जो कहते हैं कौन पर्सन है जो रिटर्न फाइल करेगा, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इशू करेगा, या लॉस ऑफ इनकम होगी इनकी केसेस में, या यदि सस्पेंस का फॉर्म में आएगा तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो इस तरह 3 भागों में उसकी बात है। अभी मैंने इंटरेस्ट की बात की, एक डाउट रहता है कि जनरल बात भी कर रहे हैं, मैंने स्टैंडर्ड बैंक को सिटी बैंक को इंटरेस्ट पे दिया, मैं इंटरेस्ट काटूंगा नहीं काटूंगा, सिटी बैंक हाँ नहीं काटूंगा, वी ऑल एग्री नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, सर्टिफिकेट इंटरेस्ट नहीं करेगा। सिटी बैंक यदि मैं सिटी बैंक को देता हूँ, सिटी बैंक को सेंट्रल बैंक को सिटी बैंक की बात करूँ, मैं क्या उसकी बात करूँ, सिटी बैंक की, सिटी बैंक स्टैंड चल रहा है। जब मैं टीचर का सेक्शन किया था उसमें आपने यहाँ पे तब इसको डिस्कस किया था आपको यहाँ पे। ये दोनों शेड्यूल बैंक हैं? सर इन पर टीचर करेगा, ये शेड्यूल बैंक में नहीं है, जितने भी फॉरेन बैंक हैं वो शेड्यूल बैंक में नहीं है, इन पर टीचर काटा जाएगा, इसलिए मैं इसको पहचान नहीं किया। अभी सर हम कई बार अभी ये जो एग्जीबिशंस और स्टॉल्स लगते हैं, एग्जीबिशंस में स्टॉल्स लगते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑर्गेनाइज होती है, मिनिस्ट्रीज की तरफ से, इसमें टीडीएस काटना बनता है। गवर्नमेंट को जब पेमेंट करते हैं तो उसको एजेंट करता है पुलिस का, सर वो उनका ना पैन नंबर को ट्रस्ट का या एसोसिएशन का होता है। मैंने तो नहीं जाना, अच्छा हम पेमेंट उसको करेंगे, अगर कोई ट्रस्ट है तो गवर्नमेंट नहीं है तो टीडीएस का आप पहले दो आप किस एंटिटी को पेमेंट करें, क्या वो गवर्नमेंट में आती है नहीं आती। जैसे एनबीएफसीज हैं उनसे लोन लेते हैं, उनको इंटरेस्ट देते हैं, उनको टीडीएस कटता है, उनका करता है। लेकिन अभी कुछ ऐसा भी कुछ आया है कि कुछ स्पेसिफिक एग्जीबिशन दिए कुछ कंपनीज को, जैसे टाटा कैपिटल को, अगर कोई एजुकेशन को नहीं मिलती है टीडीएस सबकी ले लेते हैं कि जो अगर उन्हें पेमेंट करो टीडीएस ना काटे, फॉरन बैंक के जने लेके रखते हैं, उसके इसमें आप उसे जाओगे स्टैंडर्ड बैंक से या सिटी बैंक से क्या नो सर्टिफिकेट दे दो, फिर तो आप टीडीएस काटेंगे। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता आप टीडीएस करके जमा कराते हो, 26 एस में आता है, आप उसे क्लेम करते हो, आपको पैसा वापस करते हो, रिम्बर्समेंट मिल जाता है। चाहे वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, चाहे कैसे पे कर रहे हो, नहीं काटोगे पूरा खर्चा डिस्ला होगा। मेंटल पे कम
ये सर 194 जे में 2% और 10% को एक्सप्लेन करिए। वो ये है कि आप टेक्निकल सर्विस दे रही हैं और इसको डिटेल बाद में डिस्कस करके जाए की तरह आगे बढ़ना है। अगर आप टेक्निकल सर्विस दिए तो 2% है, अगर प्रोफेशनल इसमें जे में 3 कैटेगरी बना रखी है, रॉयल्टी की पेमेंट है, प्रोफेशनल सर्विस है, टेक्निकल है। आपके तो 2% है, प्रोफेशनल में 10% है और रॉयल्टी में 10% है। ये केस क्या होती है, इसके लिए अलग से डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि अभी जो टैक्टर उस पर चलते हैं, अब जो मेन चीज़ नहीं करेंगे हम क्या ले सकते हैं। सर आप कुछ सवाल ले रहे हैं 393, 394 बाद जो मेन सेक्शन अभी अभी देख रहे हैं, वैसे बहुत सारे सेक्शन थे, हमें भी अच्छा उनको रेफर कैसे करेंगे नहीं जा रहा। तो पहले तो क्या था, आप 194 पढ़ते थे, पूरा सेक्शन होता था, हर चीज़ आपको मिल जाती थी। अब ऐसा नहीं है, आप 393 में पहले टेबल में जाएंगे, टेबल पढ़ेंगे, उसके नोट्स पढ़ेंगे, तो उनके कंडीशन दे रखी हैं, तो कंडीशन भी पढ़ेंगे, फिर स्पेसिफाइड सेक्शन में जाके तो सेक्शन 4 में डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड मिलेगा। तो कुछ चीज़ एडवांटेज है उसके आपको पूरा देखना पड़ेगा। पहले आपको पूरा बनने की पूरे पढ़ना पड़ता है, अब खाली भर तक नहीं पढ़ना। सर आप क्या रिमाइंड 2 नंबर ये स्ट्रक्चर है जो आपको दिखा रहा है 390 से लेके 402 तक सेक्शन है। तो मेन आपके लिए ये 3 सेक्शन है, 392 सैलरी का, 392 अदर सैलरी और 394 TCS। इसमें चलो वो तो नहीं होगा, आपको चार्ट निकालना कैसे होता है तो ये जो आपको बताया था उसका 3 नॉर्मल बैंक वाला है। पहले में आता 393 कई नेचुरल पेमेंट, 2 में नॉट यूजेस नहीं काटना, कंडीशन एंड मिसलेनियस पेमेंट। अब टेबल आ चुकी है, असेसमेंट दिया, प्रीवियस ईयर खत्म, टैक्सल पिक्चर में आएगा 25 से एक बार 26 तक टेबल फॉर्म वी नंबर हो गए हैं, रिटर्न फॉर्म में फाइल सिस्टम थोड़ा चेंज आ रहा है। अच्छा क्राइटेरिया पहले जो था वो ही है, इंडिविजुअल एक्चुअल का पीडीएस काटेंगे, कई बार कंफ्यूजन होता है जब भी टैक्स ऑडिट के कराने तब पड़े ऐसा कुछ नहीं है। अब 1 करोड़ से ऊपर यदि बिजनेस है और 50 लाख से ऊपर यदि मैं प्रोफेशनल नहीं तो पीडीएस की रिक्वायरमेंट रहेगी। फॉर्म LLP कंपनी गवर्नमेंट इनके लिए कोई कन्वर्ट करने नहीं है, यदि 10 मिनट पेमेंट करेंगे 600 समझे तो थोड़ा सा पीडीएस काटेंगे। रेंट 50,000 पर मंथ हो चुका है, प्रॉपर्टी 50,000 से ऊपर डिलीवर डीटेल्स करोगे, कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल करते हैं 50,000 कर जाए तो मैं 194 एम की आपसे बात करूँ, पर्सनल कंपनी आप पेमेंट करो डीटेल्स कटेगा। पहले क्या था 1 लोग के अंदर जो डिबेंचर के ऊपर ही डिबेंचर के एंट्री इंटरेस्ट पे होता है जैसे यूजर को तो थ्रेशोल्ड 10,000 थी, अब हर केस में 10,000 रुपये होते हैं 193 के अंदर। जो स्टूडेंट का 393 टेबल 1 ले लो, मैंने 123 किया, टेबल 123 अपनी कन्वीनियंस के लिए रखी है। 393 1 है तो टेबल 1, 393 2 है तो टेबल 2, 393 है तो टेबल 2। सीरियल नंबर 5 आइटम नंबर 1। इसी तरह
इसमें कोई चेंज नहीं है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के। पहले क्या था, सेक्शन 62 थे, कोई कहता था खाली लिमिट इससे एक्सीड होगी तो टी काटना है, कोई कहता है इक्वलेंट एक्सीडिंग लिमिट तो टी काटना है। जैसे 194D के जो इंश्योरेंस पेमेंट की बात करता था, कहता था 1 लाख या उससे ऊपर होगा तो 2% कटेगा। अब इन्होंने यूनिफॉर्म कर दिया कि जैसे लाख में लिमिट है थ्रेशोल्ड है, तो लाख रुपये ऊपर होने से टी कटेगा, नीचे में नहीं कटेगा, इक्वलेंट में नहीं कटेगा। और ये यूनिवर्सल अप्लीकेबल, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का हो, चाहे प्रोफेशनल का हो, चाहे इंश्योरेंस का। यदि लिमिट 50,000 है तो 50,000 के ऊपर में टी कटेगा, इक्वलेंट में नहीं कटेगा। जैसे 50,000 की लिमिट है तो 51,000 बोले 1,000 भी कटेगा, 50,000 भी नहीं कटेगा टोटल पे, लेकिन लिमिट का होगी तो 50,000 के ऊपर अमाउंट होगा तभी कटेगा। तभी कटेगा। पहले भी यही था, तो यही था। हाँ बस पहले क्या था, कहीं भी क्या था इक्वलेंट था 50,000 या उससे ऊपर। ऐसे ये भी हुआ करता था, जैसे इंश्योरेंस पेमेंट जो था लाख रुपये या उससे ऊपर, अब आप ऊपर ही करो। ऊपर ही कर दिया, यूनिफॉर्म चेंज हो गया, इक्वल हटा दिया, यूनिफॉर्म चेंज है। तो आप कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा दिमाग में, क्योंकि जो नया एक्ट डिफाइन हुआ है इसके अंदर 390 सेक्शन 2 ये कहता है कि जितनी पेमेंट है जब वो थ्रेशोल्ड से ऊपर होंगी तभी टीडीएस की लाइबिलिटी आएगी पूरे पे, वो इक्वल की कंडीशन है। तो इससे कन्फ्यूजन वॉइस खत्म कर दिया। जब आपको एक इंश्योरेंस मिलता था कोई मोटर एक्सीडेंट के ऊपर, तो पहले कहा था जो एग्जाम था ये कैट होगा तो टीडीएस नहीं करेगा, अब पे करोगे 50,000 से ऊपर करोगे तो टीडीएस करेगा, 50,000 पर टीडीएस नहीं करेगा। यदि कोई इंटरेस्ट मिलता था, मोटर एक्सीडेंट हुआ उसे पेमेंट मिली, उसमें इंटरेस्ट मिला, क्रेडिट के ऊपर टीडीएस मिलता, पेमेंट के ऊपर टीडीएस था, तो वो भी जब इंडिविजुअल के यहाँ 50,000 से ऊपर होगा अदर देन इंडिविजुअल ध्यान के लिए 50,000 रुपये तक है तो टीडीएस नहीं करेगा। नहीं क्लियर हुआ? ये टैक्सेबल है। ये पहले टैक्सेबल अभी है उस कंडीशन में, हर केस में नहीं, मैं इंडिविजुअल की बात करूँ। ये कहता है पहले पढ़ो लोग हो गया था सेक्शन 2 399 लागू करते हैं किस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। यदि उनको क्रेडिट होती है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट कॉम्पनसेशन तो वो टीडीएस नहीं कटेगा। यदि आप पे करते हो और अमाउंट 50,000 तक का है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ये लो क्रेडिट में इसलिए छोड़ कर आपको पैसा तो मिले ही, तो इसलिए पहले आपको टीडीएस क्यों भरना है। अब तो नया लो आ रहा है, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल को पे करोगे तो टीडीएस नहीं कटेगा, और अगर भी इंडिविजुअल पे करोगे तो 50,000 के ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा। लेकिन क्रेडिट और पेमेंट की जो डिफरेंस है वो खत्म कर दिया, तो क्रेडिट और पेमेंट नीचे बढ़ जाती है। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन नहीं समझ रहा हूँ। कंपनसेशन मुझे ऐसे में क्या होता है, जो मोटर एक्सीडेंट के अंदर आपका मोटर एक्सीडेंट आज होगी से रोड एक्सीडेंट आप किसी का भी हो रहा है रोड पे और उसने क्लेम फाइल किया, क्लेम कल सेटल होगा फिर मिलेगा तो आपको इंटरेस्ट भी तो मिलता है ना क्लियर करने इसका। जो इंश्योरेंस कंपनी डिले पेमेंट दे रही उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उसके है ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके ऊपर टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा उसे डील करता है। क्लियर? तो कंफ्यूजन बता रहे हैं बेटा। प्रोफेशनल सर्विस में कोई डिफरेंस नहीं है। रैंट की डेफिनेशन में चेंज आ रहा है। पहले कहता है रैंट यूज एनी पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड बिल्डिंग बोथ लैंड एंड बिल्डिंग। अब क्या आया है, रैंट लैंड एनी बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग और लैंड अपने टू बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री। तो इसका जो डेफिनेशन है लैंड की प्रॉपर्टी की बढ़ा दी गई है। यदि यहाँ से देखने में दिक्कत है तो यहाँ करता हूँ। पहले क्या था, जो कंपनसेशन मिलता था एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमोल प्रॉपर्टी तो एक्चुअल पेमेंट टीडीएस करता था। अब तो बाय डिफॉल्ट पूरे हर के लिए पेमेंट और क्रेडिट विचवर ले लेते हैं, तो यहाँ भी पेमेंट और क्रेडिट विचवर ले लेते हैं। पहले क्या था, स्पेसिफाइड सेक्शन के अंदर ही आप लोअर टीडीएस से नहीं जा सकते थे, पार्टनर सैलरी का आप जा नहीं सकते थे, आप फाइनल केस में जा सकते थे। इवन पार्टनर से सैलरी आप दे रहे हो, मिशन दे रहे हो, उसके लिए भी आप कह सकते हो कि इसके इनकम बिलो टैक्सेबल है
इसलिए इसका टीडीएस काम आता है, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसे वेलकम टू। अच्छा, जो आप रिटर्न रिवाइज कर सकते थे, कल 6 साल का पीरियड था और वो 2 साल का था, तो 2 साल से आपको रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। पहले मैन पावर सप्लाई का कन्फ्यूजन होता था कि 194 जे में 10% कटेगा, 194 में 2% कटेगा। स्किल लेबर है, अनस्किल लेबर है, और वो खत्म कर दिया गया है। अब हर केस में 2% ही कटेगा मैन पावर सप्लाई। इसे वेलकम टू। मैं इसके अंदर जो चेंज फाइनेंशियल 2025 में ले रहा हूँ, साथ साथ जो फाइनेंशियल 2016 का चेंज है वो भी कवर है। तो इनकम का सेट भी कवर है और फाइनेंशियल भी कवर है। हमें पहले दिक्कत आती थी, हमें एनआरआई का टीडीएस काटना तो पैन नंबर लेना पड़ता था बड़ा। अब रिक्वायरमेंट 1/2026 से खत्म हो गई है। आपको पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। आप पैन डिस्प्ले से आपको जो प्रॉपर्टी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उसका रेंट देकर तो पैन पर टीडीएस काट देते हो, वैसे इसके अंदर क्लियर। सर एनआरआई को रेंट दे लेंगे, वो तो है बहुत अच्छी एनआरआई को अंदर प्रॉपर्टी की तरीका था, उससे अभी पैन की उसी पैन की रिक्वायरमेंट थी। आप सर प्रॉपर्टी परचेज में खत्म की गई है, वो तो रेगुलर फीचर है ना आपका। अच्छा, मैं आपसे शुरू सवाल पूछता हूँ। मेरे एक शॉप है, मैंने किराए पे दे दी किसी को, वो तो बिजनेस इनकम है। अब सामने वाला है वो शॉप चला रहा है, वो इंडिविजुअल है, उसकी 50 लाख की टर्नओवर है, वो ठीक है 2% काटेगा, 10% काटेगा, 2% काटेगा, 10% काटेगा। रेंट मेरा 75,000 रुपये मिलेगा। 50 लाख टर्नओवर में टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है पहले तो 75,000 पर मंथ करेगा। 70,000 तो 600 लिमिट है सर, उसकी टर्नओवर ही 50 1 करोड़ से नीचे है तो टीडीएस की लायबिलिटी नहीं होती। ठीक है, 2% पे काटेगा इंडिविजुअल 2% की बात है। और यदि मेरी टर्नओवर जो दुकान जिसमें मैं किराए पे ली 1 है, करोड़ से ऊपर है तो 10%। 10%, ये बात पहले करनी चाहिए। यदि मैंने दुकान किराए पे ली या मैं तो प्रोफेशन है, मेरे 50 लाख से नीचे टर्नओवर है, मेरा रेंट 60,000 पर मंथ है, तो मैं 2% टीडीएस का। और यदि मेरी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है तो मैं 10%। मैं स्पेसिफाइड पर्सन है, ये गलती जमीन कर जाती है, आज मैं पढ़ाई करती हूँ। पहले क्या था, 15 क्योंकि हर कंपनी के पास जमा कराना पड़ता था। आप एक सिंगल डिपॉजिट सिस्टम बना रहे हैं, आप उसके पास जमा कराओ, ये आपका 2027 से आएगा, उसके पास से जमा कराओ, वो सब कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको हर कंपनी को देने की जरूरत नहीं। टीडीएस ऑनलाइन पेपर भेजा, पेमेंट ऑनलाइन पेपर मैंने बता दी, लोग हैंड में जमा हो गया, सैलरी का रेट हैंड में जमा हो गया, टैक्स इंटरेस्ट लेट फी गलत हैंड में जमा हो गए, डायरेक्ट रिपोर्ट गलत जमा हो गया, चलानिया गलत भर दिया, असेसमेंट किया टैक्सेस भर दिया। इन सब केस के अंदर तुम्हें माफी है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आप रिटर्न ठीक फाइल कर देते। आपका अनकंज्यूम्ड है, आपका कोई नहीं, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। एक नया कंसेप्ट आया है चाइल्ड सर्टिफिकेट का। एज हम जब बोर्ड टीचर्स पे जाते हैं तो वो हमें इशू करते हैं, वो नेम वाइज करते हैं, हमें बताना पड़ता है किस पर्सन को हम सर्विस देंगे, वो हमें पेमेंट करेगा, टीचर्स काट के करेगा, हमें सब लिखना पड़ता है, वो लिखना पड़ता है। हाँ, वो सब। अब उन्होंने क्या कहा है कि यदि आपने डायरेक्टर सोर्स पर है, तो आपको पावर दे देंगे कि आप उन्हें सर्विस कर सकते हैं, तो एक लमसम अमाउंट फिक्स कर देंगे और उसका नाम दिया है चाइल्ड सर्टिफिकेट, जो हम इशू करेंगे। हमें सर्टिफिकेट मिलेगा 50 करोड़ का, उस कंपनी के 50 करोड़ में नीचे सब सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें जो डिडक्टर है वो उसको कैसे पता लगेगा उसकी लिमिट ओवर हो गई है? वो तो मैं उसको नाम लिख के दूँगा, नहीं तो मैं नहीं कंपनी को लिख के दे नहीं रहे आप, एक कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट आ रहा है। वो तो अभी पर्सन वाइज आ रहा है। नहीं
नहीं नहीं अभी पूरा आ रहा है कि जैसे टाटा ने ले लिया एक सर्टिफिकेट नो डिटेक्शन उसमें लिखी हुई है कि आपको 1000 करोड़ तो टाटा को को मिले ना, तब टाटा जब नीचे जो इशू करेगा तो उसको मतलब अपना अमाउंट डालेगा ना, जब करेगा नहीं वो नहीं दे रहे हैं वो चीज़ तो कि वो दे दिया नहीं नहीं। ये बात ठीक है, आपको जो सही देना पड़ेगा, मैंने प्रोसेस नहीं देखा, आप मेरे साथ शेयर कर लेना, उसको डिस्कस कर लेंगे क्या उसमें। बट एक वेलकम चाहिए, क्योंकि सोर्स ऑफ का नाम देना होगा, देना होगा, तो मालूम नहीं होता था कि कौन कितना काट दिया, कौन अच्छा काट दिया। होता क्या था, नई पार्टी है तो फिर जाके नया सर्टिफिकेट लेना पड़ता है डिपार्टमेंट से, तो रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। ये जो हमने एलोकेशन करा है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सर अभी जो प्रोसेस होगा वो हम देखेंगे, लॉ आया है, हिसाब से आया है, तो प्रैक्टिकली मैंने नहीं किया। अब सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट ने मुझे जैसे मैंने बताया टाटा हुए 1 करोड़ का, अब टाटा कैपिटल इशू करिए ना उनको, टाटा तो अमाउंट वो तो सोच समझ के देगी ना, या तो उतनी अमाउंट का उतनी सर्विस ले रही है। भाई सपोज उसको 1000 करोड़ का मिला, उसने मेरे को एक बार दे दिया 1 करोड़ रुपए का दे दिया, हाँ अब मैंने उसका जो लोन है वो प्री पे कर दिया और मेरे की टोटल लायबिलिटी बढ़ी 50 लाख रुपए की, 50 लाख का उसका खराब हो गया, तो क्या वो किसी और को एलोकेट कर सकती है? सर वो देना पड़ेगा प्रोसेस में, वो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम जानते हैं, मुझे लगता नहीं कर पाएंगे 50 बेस्ट हो। मतलब एक बार जॉब यूज कर लेते हो जॉब नेचुरली जब मैं आपको जितने का दूंगा उतने का दूंगा ना, जितना मेरे पास है। वेस्ट होएगा, वेस्ट नहीं होगा, वो जो भी प्रोसेस आएगा हो जाएगा प्रोसेस वेस्ट नहीं होगा। फाइनली मार्च तक जाते जाते जितना 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 ऑर्डर जाएगा उसको देख लेंगे। वो सब प्रोसेस है, अभी फर्स्ट टाइम ही आया है, जैसे जैसे इशू में आएंगे तो वो अमेंडमेंट या कैलकुलेशन में आएंगे। तो जब हम डिपार्टमेंट के पास जाके भी चेंज कर सकते थे लोकेशन, अपने आप जब हमारे हाथ में तो लोकेशन कभी भी चेंज कर लो। ये होगा, अभी यूनिटी जब वर्किंग करेंगे ना, उसके अंदर देखिए कैसे आपको बेनिफिट दे। अभी अपना लॉ डिस्कस करें, बेनिफिट डिस्कस करें। ये प्रोसेस है कम्युनिटी का, आप प्रेसिंग में लॉगिन करोगे, प्रेसिंग में लॉगिन करके आप डैशबोर्ड पे जाओगे और वहाँ पे सर्विस जनरेट और डाउनलोड कर सकते हो प्रोसेस है। एक्चुअली मैंने उसको किया नहीं है ना, बट दिस इज वे वी हैव टू डू। लोकेशन के लोकेशन सिस्टम से करनी है। हाँ आप भी करो थोड़ा सा, इधर वहीं करो, इसको करो। मैं कुछ और बात कर रहा तो राशि अभी आपने देखा था फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा काफ़ी जो रेट ऑफ चेंज हुआ है और स्टीमलाइन हो गई। पहले डिफरेंट रेट थे 2% 5% 20%, अब सब केसेस में 2% हो गए। अक्सर यहाँ पे एनालिसिस का पैसा जा रहा है अदर देन मेडिकल एजुकेशन वहाँ 20% है। कुछ ओवरसीज टूर पैकेज है, उसमें का 5% 20% और 2% मिनर्स में सेल में 2% हो गया, स्टॉक में 2% हो गया, एल्यूमिनियम में 2% हो गया, एल्यूमिनियम में 2%। लेकिन यदि आप एजुकेशन लोन की रिपेमेंट करते हैं तो उसके अंदर कोई भी टीसीएस नहीं है। यदि आप अपना पैसा भेज रहे हैं तो 2% है, लोन की रिपेमेंट करें तो 0। पहले रिसीप्ट को बाहर का तो आप गाड़ी खरीद के लिए कि जो आप बाहर से पैसा आता तो ठीक था, आप बाहर डेबिट और रिसीप्ट विचार देते हैं। इनफैक्ट 393 और 394 में दो चेंज हो चुका है कि डेबिट और क्रेडिट और पेमेंट विचार देते हैं। अब वो गजब खत्म होने के पेमेंट करने के देखो या रिसीप्ट करने के देखो या किसी का तो जो बात चीज़ें डिफॉल्ट हो गई तो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर होगा तो टीडीएस या टीसीएस होगा, प्लस यदि डेबिट और रिसीप्ट क्रेडिट और पेमेंट विचार होता है। ये नए फॉर्म से बनाया जा सकते हैं, आपको आप रेफर कर सकते हैं। मुझे पेमेंट कर दिए 24 की मंथ 38 हो गया, 24 हो गया, ये सारे मैंने दे रखे हैं। मुझे फॉर्म में दे रखा है आपको, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। तो चलान थे 280 एंड ऑफ ईयर 21 22 एंड ऑफ ईयर है न्यू एड कर दिया। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर एक्सेल हो गए। पहले आपके सेक्शन कोड वो करते थे तो आप सेक्शन में आते थे 92C 94C 94J, अब न्यूमरिक कोड हो गए 1001 1097। इसमें जो है मैं शेयर करूँगा
यदि आप टीचर्स नहीं पाते हैं, मैंने केवल मैंने ले रखी है आपको ये 61 का पोजिशन थी या 25 का पोजिशन है, 60 है 5 का मैं तो नहीं पढ़ा तो ये सारी चीज़ें मैंने हमारे को केवल काफी दे रखी है। ये ट्रांजिशन की प्रोविजंस है कि यदि आपकी इवेंट 25 मार्च से पहले होती है तो 61 अप्लीकेबल होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा, मेरा पेमेंट बाद में करेगा। सिमिलरली देखिए आप प्रोविजन के इनकम टैक्स एक्ट का तो टीडीएस मार्च जो 26 में करेगा तो इनकम टैक्स है 1960 में करेगा। आपने कोड सेक्शन क्लोज कर दिया, चलो ब्लू सेक्शन इसको प्रोसेसिंग एरर आ सकती है, नथिंग एल्स। पहले क्या होता है कि जो आप फॉरन पेमेंट करते थे 27 की उसकी डेट 15 होती थी इनकम प्रॉपर और अदर के लिए 30 दिन होती थी, और फिफ्टी स्कीम में 30 दिन करती है। और जो अप्रैल के अंदर आप पेमेंट करते थे 7 अप्रैल तक करते थे और 30 अप्रैल तक करते थे, 7 अप्रैल पेमेंट जो पेमेंट होती थी वो भी अब 30 अप्रैल करती थी। सबकी जो डेडलाइन सेम करती थी। अब अलग अलग डेडलाइन नहीं है, ना रिटर्न फाइलिंग करने की ना ही पेमेंट करने की। यदि एक्सपेंस आपको 25-26 बुक हुआ पेमेंट 27 में हुई है तो इनकम टैक्स 1960 होगा। पेमेंट 25-26 में हुई 26 पे एक्सपेंस बुक हुआ तो 60 एप्लीकेबल होगा। एक्सपेंस बुक पेमेंट में कुछ नहीं हुआ 60 एप्लीकेबल होगा। पूरा कुछ नहीं हुआ एक्सपेंस बुक हुआ पेमेंट 26 में तो इनकम टैक्स 25 एप्लीकेबल होगा। पार्शियल एडवांस हुआ 125 में, पार्शियल पेमेंट 26-27 में, तो पार्शियल पेमेंट आपकी 25-26 में हुई है उसमें 60 एप्लीकेबल होगा, और जो पार्शियल पेमेंट आपकी 26-27 में होगी उसमें 2025 एप्लीकेबल होगा। कि ट्रांजिशन प्रोविजन से कैसे आपको हैंडल करेंगे ये सब मैंने देखा पूरा पीडीएफ लोन बाय फॉर्म वीडियो का फाइलिंग इशू पीडीएफ ये पूरा चार्ट है, आप उसको ओपन कर सकते हैं अपनी सॉल्व के लिए। लेकिन इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस टेबल की बना रखी है और एक टेबल मेरी हो रहा है वो भी दिखा दीजिए सेकंड में। ये 2 टेबल से आपको कंप्लीट हो जाएगा पीडीएफ का कि कोड कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, रेट क्या है, एक टेबल होगी मैंने कम्युनिकेशन में। फर्स्ट नंबर हाँ सर इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट वही है सेम, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट वही है सेम। ये मैंने कोड लिखने में ये नए कोड है जैसे 182 का 1001 है। कोड सेक्शन के अंदर एक्स्ट्रा रेट है, एस्टिमेट बैलेंस का 1004 कोड आ गया। ये सब कोड रेट थ्रेशोल्ड ये मैंने आपको दे रखी है, आपको रेफरेंस से दिया है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ मैंने सेक्शन कोड भी नहीं रेफर कर दिया, टेबल नंबर भी आप कर दिया, सीरियल नंबर भी, ऑर्डर नंबर भी, सब कुछ आप कर डेट ऑफ इन्फोर्स का मतलब जानते क्या होता है, पहले वार्निंग रहता है व्हाट इज यू बाय डेट इन्फोर्स given in the income finance act that of course हालांकि अगर रेटिंग फोर्स की डेफिनेशन सेक्शन 231-37 में दे रखी है सेक्शन उसके अंदर क्या है तो पहले आता फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट के लिए भी हो सकते हैं टीडीएस के अंदर कैसे इनकम टैक्स एक्ट के लिए रेफर कर रखते हैं और डबल डीटीए में जो रेट दे रखे हैं वो भी है फर्स्ट फाइनेंस एक्ट। ये सब गवर्नमेंट में होता है आपको थैंक यू। enjoyed your work. Obviously, project
सेक्टर की थोड़ी सी इश्यूज आए, उससे जरूर खराब हुआ, पर ओवरऑल मज़ा आया और चेंजेस हैं। सबसे बड़ी जो सेक्शन के चेंजेस और कोड के चेंजेस हैं, तो इधर याद हो गए। इतने सालों से जो चीज़ें करती हुआ उसको अनलर्न करना पड़ेगा, फिर लर्न करना पड़ेगा, वो सबको देखते हुए अल्टीमेटली होगा शेयरिंग तो पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मनोज जी को जल्दी से निकलना है, जल्दी से बाहर जाना है। ज्योति को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक सब की तरफ से हम इसको थोड़ा सा कैसे